Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome everyone to another session of VOTP. And for new members, VOTP stands for Voice of the People, and our vision and mission is to empower each and every one to use their voices, both demanding accountability of oneself as well as the leaders and the community at large. At VOTP, our mission is to educate and spread awareness regarding the current issues that we are facing as communities as well as at a global level. And one of the important issues which we want to raise awareness is regarding the current financial system. Brother Waqas Ahmad, who is very passionate about learning very deeply regarding the current economic system as well as the Islamic economic system, is with us today to help us understand and obtain much more clarity and inshallah solutions going further as well. So without further ado, let me go ahead and welcome Brother Waqas. Please go ahead. Bismillah kare. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया सिस्टर फरहाना। आज जिस तरह सिस्टर फरीदा से बात ये भी हो रही थी कि हम कुछ रिकैप करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम वीओटीपी के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6-7 के करीब हम प्रेजेंटेशंस कर चुके हैं। काफ़ी वो डीप डाउन है और काफ़ी इंडल्जिंग है और काफ़ी लर्निंग है, यानी नॉलेजफुल है। तो हम हर महीने आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचा गया कि क्यों ना हम कुछ रिकैप करें। अगर पिछली प्रेजेंटेशन में जो सुनने वाले हैं, जो लिसनर्स हैं, उनकी कोई रिसर्च के बाद कुछ सवालात पैदा हुए हों या कोई इवन कंफ्यूजन हो या इवन कोई अगर करेक्शन भी हो मेरे साइड पे, तो इट्स मोस्ट वेलकम। ये सेशन खास तौर पे उसके लिए ही किया गया है। तो हम रिकैप भी करते हैं फर्स्ट 3 प्रेजेंटेशन, मोस्टली फर्स्ट 2 और थर्ड को थोड़ा बहुत बूम एंड बस्ट साइकिल को हम एड्रेस करेंगे। लेकिन अगेन हमारा मकसद वाज़ेह होना चाहिए वीओटीपी प्लेटफॉर्म पे कि हम ये क्यों जमा होते हैं, हम ये क्यों एक मेहनत करते हैं। संडेज को आप लोगों का भी संडेज बड़ा कीमती होता है। मैं भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो क्रूशल और प्राइम जो है वो 9 o'clock है संडे का। तो मगर ये हम यहाँ जमा इसलिए होते हैं कि एक मकसद है हमारा कि इस क्राइसिस के दौर में, इस ऐसे दौर में जहाँ नजरियात, थ्योरीज, जो डॉगमाज हैं और जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल एक्सपोज होकर हमारे सामने आ चुके हैं। उसके अंदर जो भी मेल प्रैक्टिस है, इल प्रैक्टिसेस हैं, बैड इंटेंशंस हैं, या सिस्टमिक फ्लॉज हैं या सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं, दोनों फ्लॉज जो हैं वो बिल्कुल एविडेंट हैं, हमारे सामने हैं। तो ये सबसे बेहतरीन मौका है कि हम अल्लाह के कलाम को समझें, पढ़ें, उस पर रिसर्च करें। और नेट जो है, इंटरनेट जो है, यूट्यूब जो है, वीडियोस से भरा पड़ा हुआ है। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को सुने, अपना भी इंट्यूशन, अपना भी जो है वो पैशन जो है, और अल्लाह से जो अल्लाह के दीन की खिदमत का जो पैशन है उसको आप बुरुए कार लाएं, उसको इनकलकेट करें और कोशिश करें कि हम जो हक है, हक बात को सुने, समझें और फिर उसको आगे फैलाएं। तो हमारे लिस्टर्स में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से, यूके से, मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान से लोग बैठे हैं। तो वो खुद भी रिसर्च करें। जब आप वीओटीपी के मेंबर बन गए, इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई पैशन तो है लर्न करने का, इस्लाम की खिदमत करने का। तो आप अपनी इंडिविजुअल स्टडीज भी रखें। जिस तरह मैं स्टडीज करता हूँ, मुख्तलिफ लोगों को सुनता हूँ, और जारी बात है अपना भी एक लिंक से लिंक जो डॉट कनेक्टिंग होती है वो रहती है। उसके बाद आप एक प्रिसाइज वे में जाकर या टारगेटेड टारगेटेड स्टडी करके आप कोशिश करते हैं कि मैं चीज़ों को वही चीज़ पढ़ूं जो मेरे उस डॉट को कनेक्ट कर सके। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर नताइज तक पहुंचेंगे। तो ये एक मकसद है वीओटीपी प्लेटफॉर्म पे मेरे भी आने का, और मुझे मैं यही समझता हूँ कि मुझे डिवाइड भी इसलिए किया जाता है कि हम इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाएं। तो रिकैप करने का आगाज करते हैं, और वो ये है कि बेसिक पॉइंट्स कुछ तो मैंने बयान कर दिए कि भाई इस्लाम एक दीन है। वी शुड नेवर एवर फॉरगेट कि इस्लाम रिलीजन नहीं है, ये एक दीन है। अ सिस्टम विच नॉट ओनली गिव्स ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस। अच्छा, मैंने इसमें ना अक्सर हम लिखते हैं गाइडलाइंस गाइडलाइंस, लेकिन ऑर्डर्स का वर्ड मैंने ऐड किया कि अल्लाह ताला जो है वो बास चीज़ों में तो आपको रेकमेंड करता है, लेकिन बास जगह रेकमेंड नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर्स देता है, कमांडमेंट्स देता है। इसलिए कभी कभार हम मिस कर जाते हैं, ऑर्डर्स का वर्ड भी लिखना चाहिए। विच ऑन टू नॉट ओनली गिव ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस अबाउट बिलीफ सिस्टम, रिलेशनशिप, इथिकल प्रिंसिपल्स, वे ऑफ वर्शिप यानी इबादत एंड कस्टम्स, मगर इसके अलावा ऑल्सो एड्रेसेस कमांड्स, इन्हें हमें एड्रेस करता है और कमांड करता है हमें, एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग कलेक्टिव स्फेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ।
एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर राइट नाउ कि हम इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि एक कलेक्टिव, जो थ्री मेजर जो एरियाज हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल सिस्टम, उसमें हम इकोनॉमिक सिस्टम को जो है हम गुज़िश्ता 6 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह वीओटीपी पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये कोई माजल्ला माजल्ला मामूली चीज़ नहीं है। अक्सर आप देखेंगे जब आगाज करते हैं मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट, खासतौर पर वो इकोनॉमिस्ट जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव रखते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें कैपिटलिज्म से बात, यानी कैपिटलिज्म पर बेस करते हुए बात करनी ही नहीं चाहिए। तो वो अपने उस बात में गलत नहीं होते हैं, वो कि उनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ कि हम कैपिटलिज्म से ना सीखें, बिल्कुल इससे हम मुंह मोड़ लें, या इससे बिल्कुल हम भागें कि मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो अ, ऐसे ममालिक में जन्म लिया है, इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, कि मतलब वो लोग जो है वो खुदा परस्त नहीं हैं, और वो सेकुलर हैं और एथियस्ट हैं, माजल्ला। ठीक है, इस बात में वजन है, लेकिन अगेन मैं ये बात मानता हूं, और ये बात माननी भी चाहिए, कि इस्लाम बगैर बिलीफ सिस्टम के, तौहीद का जो मामला है, ये हमने अपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस भी किया था कि तौहीद के बगैर कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तौहीद नहीं होगा तो आपको वो हर चीज़ जो है वो मिसगाइड कर देगी, और आप तागूत के नरगे में चले जाएंगे। तो जो ट्रांसग्रेस कहते हैं ना, कि आप बगावत कर रहे हैं, उस तरफ निकल जाएंगे। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। लेकिन एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की ही ये हमें गाइडलाइंस है कि जो चीज़ भी तुम्हें हिकमत की, इल्म की, तुम्हें कहीं से भी मिले, उसको अडॉप्ट करो, उसको इस्लामाइज करो। उसमें जो शर का पहलू है, कुफर का पहलू है, शिर्क का पहलू है, उसको तुम निकालो, उसको बाहर निकालो, और जो चीज़ काम की है उसको इस्तेमाल करो। तो जो बिलीफ सिस्टम है या तौहीद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ स्टडी करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, या सोशल सिस्टम हो। तो तौहीद और कुरान और सुन्नत की गाइडलाइंस हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो है वो इंसान के बिहेवियर को ह्यूजली जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, और अगर ह्यूजली नहीं करता तो कम से कम सिग्निफिकेंटली तो करता ही है। फिर जो हमने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ही डिस्कस किया था, और वो ये है कि जो लॉज हैं इस्लाम के, वो अल्लाह की, एक तो अल्लाह की हिकमत पे बेस करते हैं। अल्लाह अल हकीम है। और ये बात भी एक जमाने में मैं कहता हूँ अक्सर के, हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि ये बयान करना कि अल्लाह ताला ये चीज़ क्यों चाहते हैं, अल्लाह ताला ये चीज़ बस चूंकि अल्लाह का हुक्म है तो इसलिए कर रहे हैं। कितने साइंटिफिक फैक्ट्स ऐसे हैं कि हम उस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम को, यानी उस जमाने के इंसानी माइंड को अल्लाह के रसूल क्या समझाते हैं, यही था कि भाई जो जो कहा जा रहा है वो करो, जो अमल करने को कहा जा रहा है वो करो। देखिए, अब आज इस जमाने में जो हमारे पास डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, हमारे पास रिसर्चेज हैं, हमारे पास ह्यूज डेटा मौजूद है, डेटा डेटा साइंटिस्ट मौजूद हैं, अब सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए आप एनालिसिस करें। तो अब ये आसान हो गया हमारे लिए ये पहचानना कि वाकयतन वाकयतन एक मतलब हक्कुल यकीन जिसको बोलते हैं, कि अल्लाह ताला जो है, उनका जो इल्म है, वो सबसे वसी है, वसी तरीन है, और वो अल हकीम है। तो और प्लस इस्लाम खुद कहता है कि इस्लाम दीन फितरत है। रसूलुल्लाह की हदीस है कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, उसके उसके वालिदैन ईसाई या मजूसी या यहूदी बना देते हैं। तो इंसान जो पैदा होता है तो वो फितरत पे ही होता है। तो अल्लाह की तमाम कमांडमेंट्स जो हैं, तमाम जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो इंसान की फितरत के करीब हैं। और जिस तरह इमैनुअल कांट ने एक दफा कहा था, जो जर्मन फिलोसफर है, कि आप रूल्स इस तरह बनाएं, गाइडलाइंस इस तरह बनाएं कि आप कल खुद भी उसके अगर यूजर हों, उसको यूज करें, तो आप ये फील करें कि हाँ, ये गाइडलाइंस, ये कमांडमेंट्स ऐसी हों कि अगर मैं अपने आप पे भी अप्लाई करूं तो मुझे ये रास आए, उसको ठीक लगे, और मैं दूसरे पे भी अप्लाई करूं तो मुझे बिल्कुल ठीक लगे। यानी मैं खुद भी अगर उसका विक्टिम बनूं या उसका रिसिपिएंट बनूं तो मुझे अदल ही नजर आए। तो ये इमैनुअल कांट की बात तो इसलिए कर ली कि हम चूंकि वेस्टर्न फिलोसफी से ये बड़े इंप्रेस रहते हैं। लेकिन आप शायद जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो। वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो मतलब क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात तो बहुत पहले ये बात कह चुके हैं, जो इमैनुअल कांट ने कही। तो खैर, कहने की बात यह है कि इस्लाम ऐसे ही रूल्स बनाता है कि जब आप ये कहें, फॉर एग्जाम्पल आप भी कहते हैं कि भाई चोर की सजा जो है वो हाथ काटना है, और हाथ काटने का अमल जो है वो उसके लिए ये नहीं है कि वो 10 रुपया हो, मतलब एक उसकी वैल्यू है, उसकी खास एक कंडीशन है, उसकी हिफाजत की जा रही हो, वो एक सर्टेन वैल्यू से एक्सीड करता हो, वगैरह वगैरह। तो अगर इसके बाद अगर कोई किसी का हाथ काटने वाली जो कुरान की आयत है, वो आप ये सोचें कि अगर आपका माल चोरी हो तो आप क्या फील करेंगे, और आपका आपका माल बहुत कीमती हो, आपकी उम्र भर की कमाई हो,
तो मतलब अगर लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, वो पास लॉज अगर हमें थोड़े से नहीं लगते कि वो आसान है समझना, उसको आप इस तरह रखिए समझ के कि अगर ये आपके साथ हो जाए मामला, यानी आप चोरी कर रहे हैं तो आपके साथ मामला हो, लेकिन कोई आपकी चोरी कर ले तो आप क्या चाहेंगे। इस तरह से भी आप उसको एवेल्युएट कर सकते हैं चीजों को। और तो इस तरह से मतलब यानी कि मैं जो एग्जाम्पल दी है वो टफ एग्जाम्पल दी है मैंने, हाथ काटने वाली, लेकिन इसके अलावा और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, खास तौर पे जो है हाथ काटने वाली की बात फिर कर लेते हैं। तो इसमें फिर अगेन डिटेरेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि डर हो खौफ हो, इंसान चोरी की तरफ जाए ना, सजा इतनी सख्त हो, वगैरह वगैरह। तो खैर मैं दोनों बातें चार से करना कि कि ये अल्लाह की हिकमत पर बेस करते हुए भी लॉज हैं, और साथ में वो इंसान की फितरत से करीब है। ठीक है, हम उसको अगर सूद पे रख लें कि भाई मुझे बहुत कमाने का शौक है, सूद माजल्ला, कि मैं पैसा दूं किसी को और मैं कहूं कि मुझे बस 10% सूद चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। सोचें अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हो और कोई आपसे कहे, तो आपके दिल में जो फीलिंग आएगी, वो फीलिंग फिर तो यही लॉज ऐसे बने हुए हैं कि वो दोनों के फायदे में हो, उम्मत के फायदे में भी हो, ह्यूमैनिटी के फायदे में भी हो। और साथ में ये है कि जब आप रिसिपिएंट हो उस लॉ के, आपको भी उस वक्त अदल लगे, और जब आप किसी के लिए वो यानी आप उस वक्त डोनर मोड पे हो या अपर मोड में हो, आपको उस वक्त भी वो लॉ ठीक लगे। तो ये इस्लाम का एक खास खासा है। मॉरल गाइडेंस एंड लीगल कमांडमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में डील किया। वो ये था कि इस्लाम, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो हमें जो खास तौर पे जो हमारे उलमा कराम है, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम ये किया कि उन्होंने कैटेगराइज किया कि ये कमांड, ये ऑर्डर है, ये फर्ज है, ये सुन्नत है। यानी ऑर्डर तो मैंने इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया, अगर उसको हम उर्दू में रखें कि भाई ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुबाह है। और ये और एक और जो होता है, मुबाह के अलावा एक और वर्ड भी होता है, लेकिन इनके मतलब ये कि हम कहते हैं ना मुसब्बिहात, वो है बेहतर है करना, यानी कर लिया जाए तो बेहतर है, उसके मैं अरबी वर्ड भूल रहा हूँ। तो मुबाहात, मुबाहात भी इसमें आप कह सकते हैं आप उसको। तो ये जो कैटेगरीज हैं, ये उलमा कराम का बहुत बड़ा ये हम पर एहसान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्फाज हैं उसके अंदर जो शिद्दत है, उसमें अगर सजा का वर्ड लिखा हुआ है तो वो उसको समझा कि भाई सजा लिखी हुई है, इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाइडलाइन है, रिकमेंडेशन का अंदाज है। तो ये बहुत जबरदस्त काम हो गया। जिसके बाद हमें पता चला कि ज़कात तो फर्ज है, लेकिन बाकी चैरिटी बहुत सारी ऑप्शनल है, जो ऑब्लिगेटरी नहीं है, सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए, क़यामत के दिन खड़े होने के लिए है। और यही पर तौहीद का जो पूरा हमारा बिलीफ सिस्टम है वो काम आता है। एहसास और दियत की हमने बात की थी कि अगर चाहे जो मकतूल है या जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो लीगल कमांड पे जाए और वो किसास ले सकता है, दियत में वो पैसे ले सकता है, लेकिन चाहे वो पैसे कम भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। शादी में, डिवोर्स में, यानी दोनों कितने इंपॉर्टेंट जो है वो इवेंट्स है लाइफ के, क्रिटिकल भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखिए उसमें क्या है, कुछ लीगल कमांडमेंट्स हैं कि अगर कि ये तो करना जरूरी है, शादी में ये चार चीजें करना जरूरी है कि इजाब व कबूल हो, मेहर हो, गवाह हो, और जो है वो दायमी कैद हो, जिंदगी भर साथ रखने का वादा हो। लेकिन साथ में दसियों चीजें जो है वो एहसान के जुमरे में आती हैं कि कर लो तो बेहतर है, कर लो तो बेहतर है। अल्लाह को अगर तुम, क्या अल्लाह तुम पे एहसान नहीं करता, तुम भी एहसान कर दो तो बेहतर है। डिवोर्स जैसे खतरनाक अमल में जिसमें दो फैमिलीज जो है वो सेपरेट हो रही हैं, लेकिन उसमें भी आप देखिए कुरान में जगह जगह आता है कि अगर ये एहसान कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, ये कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेंडिंग बोरोइंग में आप देख लीजिए कि लीगल एस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल आपको लगेगा कि हम कोई, एक ऐसी, मैं मजाकन कह रहा हूँ, मजाक के तौर पे, कि ऐसा लगेगा कि हम कोई इंग्लिश लॉ पढ़ रहे हैं, यानी कोई कुछ सरमायादार और कोई बहुत बड़ा जो जागीरदार है उसके लेवल पे पढ़ रहे हैं, कि जिस तरह वो सख्त होता है कि जो भी कर्ज दो वो लिख लिया करो, उस पर दो गवाह रखो, और फिर कर्ज का टाइम जब पूरा हो जाए तो बेशक ये इजाजत हासिल है लेंडर को कि वो थोड़ा डांट डपट करे, थोड़ा सा सख्ती करे। इवन आखिर में अगर क्लॉज मौजूद है तो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है वो, कि इसको मैंने कर्ज दिया था ये वापस नहीं कर रहा, पुलिस आपको फिर वो दिलवाएगी, कोर्ट आपको दिलवाएगा। यानी कितना लीगल एस्पेक्ट्स लग रहे हैं आपको। लेकिन जब आप अहादीस पढ़ते हैं, और बाज़ अहादीस तो ऐसी हैं कि आंखों में वाकई आंसू आ जाते हैं, कि सिर्फ जो मगफरत हुई है इंसान की इस वजह से हुई है कि वो कह रहा है कि मैंने जिंदगी में एक ही काम किया था, मुझे और अपना कोई नेक काम याद नहीं आ रहा, सिर्फ ये काम याद ना, एक काम याद आ रहा है कि मैं जब अपने एजेंट्स को भेजता था बोरोवर्स के पास कि भाई पैसे वापस करो, तो मैं कहता था उनको कि कोई अगर नहीं पैसे दे सके
कोई अगर वक्त मांगे, मोहलत मांगे, कोई गरीब हो उसको माफ कर देना, मोहलत दे देना। तो जब उसने अल्लाह ताला को कहा कि बस मुझे अपना यही काम याद आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि यही तो जबरदस्त काम है, तो तुम्हें उसको जो है वो मगफिरत हो गई है, वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो मतलब मॉरल एस्पेक्ट, जो रूहानी एस्पेक्ट है वो अपनी जगह एक अलग सिलसिला है, और उसके अलग उसके पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं और सवाब हैं, और अल्लाह की जो कुर्बत है, मोहब्बत है। लेकिन लीगली कुरान बिल्कुल आपको क्लियरली कहता है कि आप लिया करें, और बिल्कुल उसके सेपरेट उसूल हैं। तो क्या है कि ड्यूटीज को हम अलग रखें, और एक्सेलेंस को, फेवर को, कर्टसी को, एहसान को हम सेपरेट रखें। इन चीजों में अगर कंफ्यूज करेंगे तो कभी कभार आपको यूट्यूब पे जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कभी लगता है कि ये तो एहसान की बात थी, वो उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो शायद रूल्स बन गए हैं। देखिए, अब ये सहाबा का दौर नहीं है, ना ताबईन का दौर है कि वो अल्लाह के रूल, अल्लाह के जो रिकमेंडेशंस हैं या जो एहसान की चीजें हैं वो भी इतने दिल के पास रखें कि आपको लगे कि ये शायद फर्जी है। जैसे तहज्जुद की नमाज है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फर्जी अपने लिए की हुई थी। कितने सहाबा कराम हैं जो तहज्जुद नहीं छोड़ते होंगे, लेकिन अगर हम आज तहज्जुद उनकी बेस पे तहज्जुद को हम फर्ज कर दें तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि अब इसमें लाल, वीकनेस, कमजोरी, डिटोरेशन इतना आ चुका है कि हम अब फर्ज ही, पूरा फर्ज को हम फर्ज समझें, फर्ज को फर्ज बताएं कि ये फर्ज है, ताकि लोग उसको अमल कर सकें। और बाकी जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, एहसान की चीजें हैं, उसको हम सेपरेट रखें। तो इससे समझाने में, समझने में आसानी होगी, खासतौर पर इस दौर में। फिर हमने ये एक टेबल जो है स्टडी किया था, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि इसमें कोई भी वर्ड जो है वो अपने पास लिख लें, और पूछें, मुझसे पूछें कि भाई, यानी इस स्लाइड का मकसद ये था कि ये चीज़ें कॉमन हैं इस्लाम में और कैपिटलिज्म में। आप लाख कहें कि बिल्कुल, मैं कह चुका हूँ, बिलीफ सिस्टम इस्लाम का 360 डिग्री डिफरेंट होगा, है, होगा, कुछ भी है बिल्कुल, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो 20 10 चीजें या 15 चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कैपिटलिज्म तो यही प्रमोट करता है, तो क्या इस्लाम इसमें से किसी एक की चीज के भी खिलाफ है? तो अगर खिलाफ नहीं है तो मैं तो कहता हूँ मेजोरिटी ऑफ थिंग्स जो है वो कैपिटलिज्म की इस्लाम से मैच करती हैं। ये मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि एक मॉरल और एक बिलीफ सिस्टम है, उसमें 360 डिग्री का डिफरेंस होगा, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, अमली, लीगल लीगल और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसमें आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। एक पॉइंट भी जो है वो लिखा ही मैंने इसलिए कि एक पॉइंट भी इसमें वो मैच, ऐसा नहीं है कि मिसमैच करता हो इस्लाम से। खासतौर पर ये मार्केट कंपटीशन देखिए आप, खासतौर पे प्राइवेट प्रॉपर्टी देखिए आप, मार्केट फोर्सेस देखिए। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में रसूलुल्लाह की हदीस भी सुनाई थी कि कीमतों को जो है वो अल्लाह की तकदीर पे छोड़ दो। तकदीर क्या है? मतलब जो भी दुनिया में हो रहा है और जो चीजें हो रही हैं उसको उस पर छोड़ दो, यानी कि मार्केट फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली की बात हो रही है। ना डिमांड को होल्ड करो, ना सप्लाई को होल्ड करो। हाँ, अगर किसी मॉरल गाइडलाइन की वजह से डिमांड को आप होल्ड कर रहे हैं, जैसे माजल्ला मैं एक बात कह रहा हूँ ऐसी कि शराब हराम है, तो आप शराब की डिमांड को होल्ड करेंगे, शन करेंगे, इसको आप बैन करेंगे। तो यहाँ तो मतलब, हाँ, देखिए, इसके अलावा जो हलाल चीजें हैं, मुबाह चीजें हैं, जो अलाउड चीजें हैं, उनकी आप डिमांड में इंटरवीन ना करें। सप्लाई को भी ये जो होर्डिंग होती है, जखीरा अंदोजी, ये क्या है? आप सप्लाई को इंटरवीन कर रहे हैं, सप्लाई के अंदर आप रखना अंदाजी कर रहे हैं। तो अगेन बहुत बड़ा गुनाह है। हम जानते हैं कि सप्लाई को रोक देने से कीमतें बढ़ती हैं, और कीमतें बढ़ती हैं तो हदीस में आता है कि वो जखीरा अंदोजी करने वाले के लिए कितने इसके लिए अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन है। तो आप देखिए, इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि इस्लाम को इस पर एतराज हो। हाँ, एतराज इस पे है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस आगे भी करते हैं। हमें पता है कि सूद पे हम बात करते हैं, हम स्पेकुलेशन पे बात करते हैं, हम जो ये है जुआ है, सट्टा है, इनकी बात करते हैं। फिर हमने बात की थी कि आखिर कैपिटलिज्म हमें कहाँ लेकर आ गया है। और जब हम ये बात कर रहे थे तो हमें चूंकि एहसास इस बात का रहता है, हम ये कोशिश करते हैं वीओटीपी के प्लेटफॉर्म पे कि हम बैलेंसिंग एक्ट भी रखें। यानी सिर्फ ऐसे शुरू शुरू ही ना हो जाएंगे, कैपिटलिज्म ये, कैपिटलिज्म वो। मतलब दुनिया में एक राइट सिस्टम है, लोग इसमें अमीर भी हो रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन भी हो रही है, लोग जो हैं साइंटिफिक तरक्कियां भी हो रही हैं, तो हमने उसको भी डिस्कस किया था, वो भी आगे पढ़ता हूँ मैं। लेकिन फिलहाल हम आते हैं कि कैपिटलिज्म हमें इन 100 सालों में, और खास तौर पर जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें कहाँ ले आई है। कि एक तो ये एक ऑब्सीन एंड इंसेन इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी है, इससे तो कोई इंकार नहीं है। पूरा वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स, वेस्टर्न थिंकर्स इस पर बात करते हैं। और
खुल के बात करते हैं कि, और इवन जो सो कॉल्ड कैपिटलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं और जो फ्लैग बेरर हैं, वो भी मानते हैं कि हाँ 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 ऐसी बात तो है, बात तो सही है। वो उसको फिर काउंटर करते हैं इस बात से कि हमने इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाला भी तो। 1900 में जो फ्यूडलिज्म था उसमें क्या इंसानियत के हालात थे और अब क्या हालात हैं, तो वो इस तरह से कवर तो करते हैं लेकिन तस्लीम करते हैं इस बात। फिर टू मच पावर इन टू फ्यू हैंड्स। जब जब 1% के पास 90%, 80% इस तरह से, बल्कि मैंने डेटा भी शेयर किया था उस टाइम पे कि 8.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 700 बिलियन पीपल लिव टुडे ऑन लेस देन $2.15 पर डे। ये एक्सट्रीम पॉवर्टी के जुमरे में आता है। तो इसी तरह 44% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, अराउंड 3.5 बिलियन पीपल, लिव टुडे ऑन लेस देन 6.85 पर डे। यानी ये समझें कि पाकिस्तान का, मुझे याद है अब तक कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान में 50-60 हज़ार रुपए जिसकी मंथली आमदनी हो, वो 6.85 पर डे। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त मतलब 50 हज़ार रुपए की क्या वैल्यू है पाकिस्तान में। मतलब मैं तो पर्सनली समझूंगा कि ये भी पॉवर्टी पॉवर्टी के जुमरे में ही आता है। यानी जो 50-60 हज़ार रुपए कमा रहा है पर मंथ, उसके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, वो तो पॉसिबल ही नहीं गुजारा करना। तो वो भी मेरे मतलब ये हम शामिल कर रहे हैं उन लोगों में कि जो मिडिल में एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं है। तो आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है। और रिचेस्ट 1% जो है, उनके पास नियरली ट्वाइस एज मच वेल्थ एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर। और ये तो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। World's top 1% own more than 95% of humanity। और ये सब जो है, ये ऑक्सफैम ने जो है ये इसको रिपोर्ट, आप अगर oxfam.com पे जाएं और आप लेटेस्ट रिपोर्ट निकालें तो आपको लेटेस्ट और भी डेटा जो है वो अपडेटेड मिल जाएगा। तो जब इतना पैसा बहुत कम लोगों के पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टू मच पावर विल फेल इनटू टू फ्यू हैंड्स। और वो जब इतना पैसा होगा, जब ऑलरेडी आपके पास जहाज भी आ गई है, हेलीकॉप्टर भी आ गया है और जहाज भी आ गया है, पर्सनल जेट भी आ गया है, तो फिर आप ऑब्वियसली पार्लियामेंट खरीदेंगे ना। फिर आपके पास इंसानों को खरीदने का जो है वो दिल चाहता है। और ग्रीड भी हो, पावर के लस्ट भी हो, तो आप चाहेंगे कि मैं पार्लियामेंट खरीदूं, पार्लियामेंटेरियन खरीदूं, जजेस खरीद लूं, सुप्रीम कोर्ट खरीद लूं, जो कि हम इनमें से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। खैर, यहाँ पर वेल्थ का असर कम है और बुलेट का असर जो है वो ज्यादा है पाकिस्तान में, खासतौर पे जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर हैं वो कुछ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे सूरत हाल। खैर, इमोरलिटीज एंड अब्यूज ऑफ हाईएस्ट लेवल। वही है, डॉक्टर सर अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब इतना एक्सट्रीम वेल्थ गैप होगा तो एक तरफ अय्याशियाँ होंगी, अल्ले तल्ले होंगे, इंसानों को जो है उसकी सेलिंग होगी, उसके ज़मीर की कंसाइंस की सेलिंग होगी, परचेजिंग होगी। और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो अपने गुर्दे बेचेंगे, और जो दूसरे बहुत ही कबीह और बुरे अमाल हैं वो माशरे में आम होंगे, क्योंकि लोगों ने रोटी खानी है, पैसा खाना है, तो वो अपना आज़ा, अपने जो है बॉडी पार्ट्स भी बेचेंगे। और दूसरे अकसाम के जो जराइम होते हैं, चोरी है, डाका है, और जो हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, जिस पर मुनासिब नहीं नाम लेना, तो वो चीज़ें होती हैं। और यही जन्म लेता है जब एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है। फिर क्लाइमेट चेंज एक बज़ वर्ड है, हर कोई इस पर बात करता है। और जब उसके आप डीप डाउन जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्लाइमेट चेंज की जो बड़ी वजह है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। जब आप जो है वो इनसेन तरीके से कंजम्पशन करते हैं, आपकी पूरी जो है कंपेन, आपकी मार्केटिंग कंपेन जो है वो कंजम्पशन बेस्ड हो, आपका जो है वो दिल ना चाहता हो कि मैं एक कपड़ा 2-3 बार या 5 बार पहनूं, आपका मोबाइल फोन आपको हर साल बदलने का दिल चाहता है, गाड़ी आपको, यानी ये जो एक पूरा मेंटेलिटी है जो है कि जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो है वो इंड्यूस की जाती है, तो उससे क्या होगा, आप चीज़ों को बार बार कंज्यूम करेंगे, बार बार कंज्यूम करेंगे। खाने में भी डिसऑर्डर्स होंगे, खाने में भी जो है ओवर कंजम्पशन होगी, तो लिबास में भी ओवर कंजम्पशन होगी, तो फिर हर यूटिलिटी में ओवर कंजम्पशन होगी। और ओवर कंजम्पशन जो है वो इंस्टिगेट करता है ओवर प्रोडक्शन को, या ओवर प्रोडक्शन को या राइट प्रोडक्शन को कह लें, आप राइट प्रोडक्शन कह लीजिए, ठीक है, कंजम डिमांड है तो कंजम्पशन भी हो रही है, सॉरी प्रोडक्शन भी हो रही है। और प्रोडक्शन के लिए जाहिर बात है वो चीज़ें आसमान से तो आएंगी नहीं। वो जाहिर बात है कि जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, हमारी जो ज़मीन है, फसलें हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा तो ये प्रोड्यूस होगा, तो रेडिएशन प्रोड्यूस होगी तो वो प्रोड्यूस होगा, तो वो वेस्ट होगा तो वो गार्बेज कलेक्शन होगा। तो उस चीज़ ने, इस इंसैनिटी ने, या इस जो है वो
जो वेवर्ड वेवर्ड कंजम्पशन है उसको उसने दुनिया को आज यहाँ पहुंचाया हुआ है कि आज हम बात कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर लेस करने के लिए 1 डिग्री कार्बन जो टेम्परेचर है उसमें CO2 को लेवल यहाँ लाना पड़ेगा, CO2 इमिशन को यहाँ लाना पड़ेगा। और वो आपके आप अखबार पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हम 1 डिग्री या 0.5 डिग्री कम करने के लिए हमने कितना लेस कंज्यूम करना है, कितना गाड़ियां कम चलानी है, कितना हमने इलेक्ट्रिक पे जाना है, कितना बाइसाइकिल पे जाना है, वगैरह वगैरह। फिर हमने शायद सेकंड सेकंड प्रेजेंटेशन में ये हमने शुरू किया था कि हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म को हमने स्टडी किया। हमने एडम स्मिथ की बात की और कहा कि एडम स्मिथ जो है वो फ्यूडलिज्म से तंग आकर उन्होंने जो है वो एक किताब लिखी, द वेल्थ ऑफ द नेशन, 1776 में, एज आई रिमेम्बर। तो उसने जो है वो एक नई फिलॉसफी और एक नए आइडियाज को जन्म लिया कि भाई वो सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है या इनविजिबल हैंड होता है वो जब मिलते हैं आपस में, इंसान जब अपने इंटरेस्ट में काम करता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसको न्यू मार्केट्स चाहिए, न्यू मार्केट्स के लिए फ्री ट्रेड होना जरूरी है। उसके लिए फिर शिपिंग नेटवर्क हो, उसके लिए फिर आपका एक्सपोर्ट हो। और ये काम तभी हो पाएंगे जब हुकूमत की इंटरवेंशन लिमिटेड हो। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एडम स्मिथ ने दिए। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ते बढ़ते इमरजेंस ऑफ बैंक्स हुआ। बैंक्स ने शुरू में डेट रिकॉर्ड रखना शुरू किया, फिर लोन देना शुरू किया। लोन के अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट्स जो है वो डेवलप हुए, क्रिएट हुए। वही प्रोमिसरी नोट बाद में करेंसी की तरह यूज होने लगे। जब करेंसी में डायकोटमीज आई, प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज आए, तो हुकूमतों ने उसी करेंसी को कंसोलिडेट करने के लिए या उसको यूनिफाई करने के लिए स्टेट बैंक्स बना दिए, सेंट्रल बैंक्स बना दिए। फिर बूम बस साइकिल्स का हमने बहुत तस्करा किया था। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आने वाले महीनों में हम बूम बस साइकिल को दोबारा स्टडी कर लेंगे। लेकिन ये कि बूम बस साइकिल क्या था कि अगर डिमांड जो है वो फेक डिमांड, एक इन्फ्लेटेड डिमांड क्रिएट हो रही है, खाम खा कहा जा रहा है कि भाई रेल रोड रेल रोड रेल रोड, हर कोई रेल रोड पे इन्वेस्ट कर रहा है। अचानक छोटा मोटा भी क्राइसिस आया, कोई जंग हो गई, कोई क्लैमिटी आ गई, तमाम लोग के पैसे डूब गए। तो वो जो एक ओवर कंजम्पशन, ओवर हाइप की जो पूरी एक मेंटेलिटी थी, जो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, और आज भी प्रॉपर्टी के हवाले से दुनिया भर में जो है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, वो वही प्रॉपर्टीज हैं वो इन्फ्लेट हो रही हैं। तो रियल प्रोडक्टिविटी नहीं है, रियल रियल जो है इकॉनमी नहीं है, लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं हो रही हैं। कहने को इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो एक्टिविटी जो 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 सिर्फ एसेट्स के प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रही है, जिससे आम लोगों की जिंदगियां चेंज नहीं हो रही। ये बैंक्स का एक बहुत बड़ा वतीरा रहा है। आज इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ अखबार की कटिंग्स भी रखी हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग देंगी कि देखें हमारे सामने जो मैं हम जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं उसका एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपको अखबार से नजर आएगा। तो बैंक्स की इमरजेंस हुई। फेडरल रिजर्व जो है वो 1908 में शायद या 1907 में ये जो है वो डेवलप वो हुआ, क्रिएट हुआ, स्टैब्लिश हुआ। तो इन सब ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, हिस्ट्री हम क्योंकि हिस्ट्री का हम स्लाइड देख रहे हैं तो हिस्ट्री को मैं बयान कर रहा हूँ। अगेन सेंट्रल बैंक के बनने से टू मच पावर इन प्राइवेट डिसीजन मेकर्स आ गई, क्योंकि आपको पता है फेडरल रिजर्व एक प्राइवेट एंटिटी है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका गवर्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, यानी जो मेंबर्स हैं उनमें से कुछ को मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। लेकिन तमाम अमेरिका के बड़े बड़े प्राइवेट बैंक जो हैं, जेपी मॉर्गन है, चेज है, या सिटी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे जो हैं मेंबर्स होते हैं और ये प्राइवेट एंटिटीज हैं। तो प्राइवेट डिसीजन मेकिंग हो रही है। यहाँ मैं एक जुमला बोल दूं जस्ट एक आप लोगों की नॉलेज के लिए या एक ना कि उसके लिए कि बाद में आप लोग रिसर्च कर सकें। और वो ये है कि सोशलिज्म में यही तो एक बात थी कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में चीजें रखी थी कि हम अच्छी तरह प्लानिंग करेंगे, यानी कि प्राइवेट आदमी के पास पूरा परव्यू नहीं होता, पूरा व्यू नहीं होता बर्ड्स यानी कि जमाने का या मुल्क के हालात का, हुकूमत के पास होता है। तो एक आइडिया तो बुरा नहीं था रशिया के पास और चाइना ने इनिशियली, अब तो चाइना बहुत हाइब्रिड हो गया है, लेकिन रशिया अपने जो पीक पे था हर चीज अपने पास रखी हुई थी। अब चूंकि मौका मिल गया, गलती उनसे हुई है और मौका मिल गया कैपिटलिस्ट निजाम को कि यार गवर्नमेंट जो है वो करप्ट होती है, गवर्नमेंट जो है वो टेंड टू करप्ट होती हैं, इतना पावर आ जाता है। मैं अभी अपने दोस्त से कह रहा था कि भाई गवर्नमेंट करप्ट है ठीक है, प्राइवेट हैंड में आके कौन सा कमाल हो गया। यानी जब ये चीजें शिफ्ट हुई प्राइवेट हैंड में तो मैं सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं ये कायल हूँ इस बात का मैं कायल हूँ कि अगर PIA
या कोई एयरलाइन गवर्नमेंट के हाथ में हो या कोई एयरलाइन प्राइवेट हाथ में हो, तो प्राइवेट वाली अच्छी चलती है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन मैं बात हवालों से, बात सेक्टर्स के हवाले से, खास तौर पे ये मनी क्रिएशन के हवाले से, लोन देने के हवाले से, हम देख रहे हैं कि कौन सा चमत्कार हो गया या बहुत जबरदस्त कोई जादू हो गया कि जो हुकूमत से लेकर हमने प्राइवेट हाथों में दिया तो बहुत फायदा हो गया। दुनिया आज जो है हमारे सामने, जिसकी भी हम बुराइयां कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट हैंड्स में ही बैंक्स है ना। तो उन्होंने तो ये कबाड़ा किया है दुनिया का। तो ऐसी बात नहीं है। हर चीज अगर अच्छी रेगुलेशन हो रही है, अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तो अगर गवर्नमेंट के हाथ में भी चीजें होंगी तो चीजें चल सकती हैं। मैं अगर गलती पे नहीं हूँ, शायद सिस्टर फरहाना इस पे अगर डाल सके रोशनी, कि जो कतर एयरलाइन है, आई डोंट नो कि कतर अब प्राइवेट है, कतर शायद गवर्नमेंट के ही पास है। मैं इसको पे रिसर्च कर लूंगा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में हर चीज अगर प्राइवेट हैंड्स में हो तो वो काम करती हैं, गवर्नमेंट हो तो वो खराबी होती हैं। बास एयरलाइंस दुनिया की वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के शेयर ज्यादा हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत से होती है उसके अंदर, तो वो चलती है, अच्छी चलती है। तो ये कहना, एक फैसला सादर कर देना, डिसाइड ही कर लेना कि नहीं गवर्नमेंट जो है वो बस करप्ट ही होती है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। यानी कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि हम गवर्नमेंट की तरफ देखें ही ना, उसको हमेशा समझे कि ये लोग करप्ट लोग होते हैं। भाई वो भी इंसान है, इलेक्शन वोट लेकर आए हैं, और वोट लेकर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ठीक है, हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अब उस सब देखें ही ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी शायद हम पहले भी बात कर रहे थे कि मनी क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये चले, अगर ये गलत नहीं है, बुरा नहीं है, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट शुड क्रिएट दैट मनी। तो हम इस पर चला बात करते हैं। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म और रोल ऑफ बैंक्स हम देख रहे हैं इस वक्त। तो नंबर 7 पॉइंट देखिए कि हमारे सामने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं, मशीन्स का इस्तेमाल है, इनहांस प्रोडक्टिविटी है। वी कैन नॉट टेक दिस अवे फ्रॉम कैपिटलिज्म, या वो जो हिस्ट्री है कैपिटलिज्म की, वी शुड नॉट टेक इट अवे। ये हम मानते हैं कि चीजें हुई हैं। और इसमें ये शायद भी बात हुई थी कि क्यों आखिर आज तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यूरोप अमेरिका में है, तो दे हैव डन समथिंग। तो ठीक है, उन्होंने अपने मफाद में किया, अपने मफाद में करने से इन्होंने एशिया और अफ्रीका की जो हालत की पूरी गुज़िश्ता यानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, इवन 1990s तक, 2000s तक, और उससे पहले भी जब स्लेवरी थी, और तो अपने मफाद में तो ये बहुत अच्छे रहे। तो अगर ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने बहुत कमालात दिखा दिए, तो इसमें इन्हें हमें रियलिटी चेक देना पड़ेगा उनको, फैक्ट चेक देना पड़ेगा कि आप इसलिए आज दुनिया अच्छे मकाम पे लग रहे हैं हमें। आपकी जो इकोनॉमी जो है वो ठीक है, स्टैग्नेंट है, लेकिन आप जिस मकाम पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, वो ड्यू टू स्लेवरी, ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन, ड्यू टू colonialism, जो कि मेरा 9th पॉइंट है कि आपने colonialism, आपने आपने लोगों को जो एक्सप्लॉइट किया, आपने लोगों को गुलाम बनाया। आपने उस रीजन की जहां पे आप हुकूमत कर रहे थे, यानी कॉलोनियल हुकूमत, वहां पे आपने उनकी इंडस्ट्री को तबाह किया ताकि आपके एक्सपोर्ट हो सके, आप कमा सकें। तो ये हमें मना बताया जाए कि ये बड़े बड़े हमने कारनामे अंजाम दिए, वो कारनामे आपने हैं, कुछ ना कुछ कारनामे आपके भी हैं, लेकिन आपने जिस तरह एक्सप्लॉयटेशन की है वर्ल्ड की, और जिस तरह फ्रांस ने एक्सप्लॉयटेशन की है पूरे नॉर्दर्न अफ्रीका की, वो जब स्टोरीज पढ़ते हैं तो आप तो यकीन नहीं आता कि ये हो क्या हुआ क्या है। फ्रांस फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्पेन ने, पोर्टुगल ने ये क्या किया है नॉर्थ अफ्रीका के साथ, इवन मिडिल अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के भी आप जानते ही हैं, इंग्लैंड यूके के हवाले से। तो ये सब कहने की बातें हैं कि कैपिटलिज्म का ये जो है वो सक्सेस थी, वो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फ्री इंटरप्राइज है, फ्री इंटरप्राइज है, टैलेंट टैलेंट हंटिंग है, टैलेंट को वैल्यू देना, जो इस्लाम भी कहता है कि टैलेंट को वैल्यू दो, आपने दिया, और आपने डेमोक्रेसीज कायम की अपने मुल्क में, अवामी हुकूमत कायम की, उसका आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, और ये हम मानते हैं, ये तस्लीम करने वाली बात है। अच्छा, अब मैं बड़ी उससे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बात कहता हूँ कि ये ध्यान में बात आई कि रिबा का मतलब क्या होता है। रिबा का मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको, इंक्रीमेंट, इंक्रीज। और कुरान में हम जानते हैं कि रिबा का वर्ड जो है वो इस हवाले से, सूद के हवाले से मल्टीपल टाइम्स आया है। लेकिन मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारे शेख इमरान हुसैन हैं, ट्रिनिडेड टोबैगो वाले, वो मतलब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो अक्सर ये बा खा सीन, बा खा सीन, जो बखस, बख्स बख्स बोलेंगे, हाँ बख्स, इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं वो, खास तौर पे वो
सूरह शोरा, सूरह हूद, सूरह आराफ में जो बार बार ये आयतें आती हैं, इंशाल्लाह भी हम आगे देखते हैं उसको। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि रिबा का मतलब है इंक्रीमेंट और बख्स का मतलब है डिक्रीमेंट, डिप्राइव करना, डिमिनिश करना। तो बैंक्स जो हैं ये दोनों काम कर रहे हैं। यानी आज पहले तो आपको मैं कोई वो आयत पढ़ देता हूँ। ये जो सामने आयत रखी हुई है ना, जो उर्दू में लिखी है मैंने, ये सूरह मुतफ्फिफीन की आयत है कि खराबी है उन घटा कर देने वालों की, जो औरों से तो नाप, जो औरों से जब लेते हैं तो पूरा पूरा नाप के लेते हैं, और जब देते हैं तो घटा कर देते हैं। क्या इनको ये ख्याल नहीं कि इस उस बड़े भारी दिन के लिए जब उनको उठाया जाएगा, जिस दिन सब लोग तमाम जहानों के मालिक के लिए के सामने खड़े होंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली बख्स का वर्ड नहीं आया है, लेकिन घटाने का जो कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने यहाँ कोट कर दिया। और साथ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मैंने बयान कर दी है नीचे, कि जो कौमें नाप तौल में कमी करती है उनका रिस्क बंद कर दिया जाता है। जिस कौम में इंसाफ ना हो, फसाद बढ़ जाता है। जो कौम वादे के पासदारी ना नहीं करे, दुश्मन उस पर गालिब हो जाते हैं। लेकिन रिबा का मतलब है बढ़ाना नाजायज तरीके से, और बख्स का मतलब है कम करना। और वो कुरान में 3 मकामात पे आया है, और तीनों के साथ लोगों और अशिया का वर्ड आया है। तो मैं यहाँ एम्फेसाइज कर रहा हूँ अशिया पे, कमोडिटी पे। और वो ये 3 मकामात ये हैं कि नीचे वाले एक नंबर 2 जो है वो देखिएगा, वला तबकसुन नास अशिया अहम, और लोगों की अशिया में डिप्राइव ना करो, कमी ना करो। और फिर ये नंबर 4 जो है, वला तबखसु नासा अशिया अहम वला तासौ फिल अर्जी मुफसिदीन, और लोगों के अशिया में कमी ना करो, उनको डिमिनिश ना करो, और जमीन पे फसाद बर्पा ना करो। और बिल्कुल सेम आयत जो है ये सूरह शुरा में भी है। तो सूरह आराफ, सूरह हूद और सूरह शोरा, ये 3 मकामात पे तब खसू का वर्ड आया है कि लोगों की अशिया में तब खसू या ना करो, यानी कि डिप्राइव, डिमिनिश ना करो। अब बैंक्स डू बोथ, ये मैं यहाँ पे चाह रहा था, एक तो मैंने बड़ा बोल्ड बोल्ड कर दिया कि इंटरेस्ट के जरिए इंक्रीमेंट हो रही है, रिबा के जरिए जो है बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, नाजायज इजाफा। और मनी क्रिएशन के जरिए डिक्रीमेंट हो रही है, तब खसू हो रहा है। तो आप देखिए कि मैं तो अब जूं जूं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि बैंक को लोन क्रिएशन करने के राइट्स बैंक से छीन लेने चाहिए। लोन देने के राइट्स बैंक रहें, पेमेंट पेमेंट गेटवे रहें, पेमेंट सिस्टम रहें, डिपॉजिट की वो हमारी हिफाजत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सेफ्टी के पैसे ले लें हमसे। बहुत बड़ी सर्विस है ये। मेरे घर में पैसे होंगे, मुझे खौफ होगा मेरे पैसे निकल जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, तो मैं बैंक में रख रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी सर्विस है, वो कार्ड रखा हुआ है उन्होंने उन्होंने वो सेफ सेफ जो है कबर्ड्स रखे हुए हैं, कैबिनेट्स हैं, कौन लफ्ज होता है ध्यान में नहीं आ रहा। सेफ सेफ जो है वो लॉकर्स हैं, लॉकर्स रखे हुए हैं। तो आप उसके चार्जेस रहे हमसे, और आप मेरा इतना बड़ा मसला हल कर रहे हैं, आप मेरे लिए बुक कीपिंग कर रहे हैं, आप मेरे लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं कि कहाँ से मैं पैसे कमा रहा हूँ, कहाँ खर्च कर रहा हूँ। मैं आपसे रिपोर्ट मांगता हूँ, आप फौरन दे देते हैं मुझे। मुझे खामखा एक बंदा रखना पड़ता है अपने घर पे कि जो यार मेरे हिसाब किताब के बारे में बताओ, यहाँ आप खुद ही कर रहे हैं। तो भाई इसके भी आप मुझसे चाहे तो पैसे ले लें। और उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं आप, उससे बड़ा काम ये है कि मुझे अमेरिका में पैसे भिजवाने हैं, मुझे हज में पैसे भिजवाने हैं, मुझे जो है वो लाड़काना, शक्कर, सरगोधा, अपने डिपोज के अंदर जो मेरे वेंडर्स हैं उनको मैंने पेमेंट्स देनी है, तनख्वाहें मुझे देनी है अपने 600 एम्प्लॉइज को। अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, मैं एक सिंगल क्लिक पे जो है वो तनख्वाहें डिसबर्स कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो उसके भी आप पैसे ले लीजिए। मेरे ख्याल में आप ये काम कीजिए तो बेहतर है। इसके अलावा मेरे ख्याल में जो काम भी करेंगे आप, क्योंकि आप इंटरेस्ट के बगैर तो चलते ही नहीं है। ग्रीड ऐसा है, मामलाती ऐसे हैं ग्रीड के और आपके प्रॉफिट सीकिंग के, प्रॉफिट हंगर के। और साथ में आपको स्टेट बैंक ने पावर दी हुई है मनी क्रिएशन की। तो आप जब चाहें आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट करते हैं। इस तरह मुझे अब तक बात याद आती है कि इट कॉस्ट देम नथिंग। मिस्टर फरीदा ने लास्ट टाइम कहा था, इट कॉस्ट देम नथिंग, बिल्कुल ऐसे ही है, इट कॉस्ट देम नथिंग। और मैं भी कुछ अखबारात की कटिंग लिखूंगा ना आप, यानी मुझे खुशी इस बात की है कि शायद जब थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, जो मैं अब अखबार पढ़ता हूँ, तो हर चीज जो ब्लैक एंड व्हाइट की तरह सामने आ जाती है। जिस तरह मैट्रिक्स में होता है ना कि हर चीज वो डिकोड कर रहा होता है कि क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह। तो ये काम इनसे ले लिया जाए। इसके लिए हम, हाँ, इंशाल्लाह कभी आगे बात करेंगे कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे। उस इम्पैक्ट को पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, उस इम्पैक्ट को फिर हम रिड्यूस करेंगे, वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। भाई लोन्स का मसला है ना, लोन्स लोन्स चाहिए लोगों को।
लोन्स मिल जाएंगे। हम इंशाल्लाह से बात कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। ये कहीं मैं किसी वेबसाइट पे मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको 4 पैराग्राफ में तोड़ दिया है, पढ़ लेते हैं। इन द मॉडर्न इकोनॉमी मनी क्रिएशन प्राइमरली प्राइमरली थ्रू कमर्शियल बैंक्स, लेंडिंग इज डन थ्रू लेंडिंग इज क्लोजली टाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये जो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन देखी थी हाउ बैंक्स वर्क में, उसमें हर स्टेप पे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। हर स्टेप पे गवर्नमेंट इसको दे रही है, सूद ले रही है। बैंक बैंक को दे रहा है, सूद दे रहा है। ये वापस कर रहा है, सूद वापस कर रहा है। ये आगे बॉन्ड ले रहा है, बॉन्ड पे सूद है। बॉन्ड वापस कर रहा है, फिर सूद दे रहा है। यानी ये अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है इस लेवल पे। मतलब कभी कभी लगता है ना कि हम समझते हैं कि लोन दे रहे हैं तो, प्राइवेट आदमी को लोन दे रहे हैं तो बस सूद कमा रहे हैं वहां पे, तो बस अच्छी बात नहीं है, इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे। या तो हर स्टेप पे सूद है। मनी क्रिएशन के हर स्टेप पे सूद है। अगर ये स्टेप ना हो तो मनी क्रिएशन भी ना हो। तभी मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट लोग क्यों करेंगे। प्राइवेट लोग मनी क्रिएशन इसलिए करते हैं कि उनको सूद मिलता है, प्रॉफिट मिलता है इनको। तो अगर यही मनी क्रिएशन गवर्नमेंट के पास चली जाए तो गवर्नमेंट तो एक बेनिवोलेंट होती है ना, थोड़ी सी वेलफेयर वेलफेयर माइंडेड होती है, आवाम के वोटों से आती है, वो टैक्स जमा करती है। तो उसके पास ये पावर अगर मिल जाए तो वो बगैर इंटरेस्ट के भी मनी क्रिएट कर सकती है, विदाउट इंटरेस्ट भी मनी क्रिएट कर सकती है और लोगों में बांट सकती है, कर्जे हसना की सूरत में और इस सूरत में भी कि इवन सिंपली आप दे दें। और सिस्टर फरहाना इस वक्त अमेरिका में बैठी हैं। कोविड में हर किसी के अकाउंट में कितने पैसे आए थे? $6,000, आई डोंट नो कितने। मतलब वो नॉन 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 रिटर्नेबल थे, यानी वो सिंपल चैरिटी थी। वो उसने डिमांड क्रिएट की, उसने इकोनॉमी को स्टीर किया। और ये भी आपको मैं बताऊं अपनी रिसर्च की बुनियाद पे कि 2008 का क्राइसिस बहुत देर में सॉल्व हुआ। उसके अंदर कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए इकोनॉमी को स्टर करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, लेकिन उसमें नहीं हो रही थी, मोटिवेट नहीं हो पा रही थी। टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। उसके बरक्स जितने हमने स्टडी किया है मुख्तलिफ यूट्यूब के वीडियोस से, अखबार से, कोविड की इकोनॉमी फिर भी जल्दी जल्दी हो गई। इसकी बेसिक वजह क्या है सिस्टर फरीदा, सिस्टर फरहाना और ऑडियंस के? अमेरिकन हुकूमत ने कोविड के टाइम पर लोगों को हाथ में ही पैसे दे दिए। जितनी भी अमाउंट है भाई, जब हम इंशाल्लाह क्यू एंड ए पे जाएंगे तो वो जो पैसे थे वो हम देख लेंगे कितने थे। उससे इकॉनमी जल्दी जनरेट होना शुरू हो गई क्योंकि लोगों के पास पैसे आ गए ना। तो वो आप कंजम्पशन कर रहे हैं। कंजम्पशन करेंगे तो फौरन वो इंडस्ट्रीज जो है वो फौरन ही अपने पाँव पे खड़ी हो गई, या एटलीस्ट जो है वो चलना शुरू हो गई। इसके बरक्स 2008 और 9 का जो क्राइसिस था, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, वहां हुकूमत ने ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए, लेकिन कुछ ऐसी जगह खर्च कर दिए जिससे फायदा सीईओ को ही हो गया, फायदा बैंक्स को ही हो गया, और वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। तो ये सब चीजें हैं। तो खैर, when a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower's account, जो हमने लास्ट टाइम अकाउंटिंग भी पढ़ी थी, which then circulates as money। तो ये एक न्यू मनी सिस्टम में आ जाती है। तो दिस मनी क्रिएशन प्रोसेस इज fueled by the demand for credit and it is limited by the factors like bank profitability, prudential regulation and borrower's action। कहने की बात यह है कि चूंकि कैपिटलिज्म में ये अंडरस्टूड अंडरस्टूड कर लिया गया है, ये डिसाइड कर लिया गया है कि भाई जब भी कर्ज देने जाओगे तो बैंक्स कर्ज देंगे और बैंक्स मनी क्रिएट करेंगे। अब कर्ज की डिमांड कब होगी? जब इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे। जब इंटरेस्ट रेट लो होंगे तो पाकिस्तान में तो फिर भी इकोनॉमी स्टर नहीं कर रही। ये आप लोगों की खबर, आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर मैं जब डॉन खोलता हूँ और ट्रिब्यून खोलता हूँ पाकिस्तान का, तो वो यही कह रहे हैं यार इंटरेस्ट रेट तो 12 पे आ गया, फिर भी इकोनॉमी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। तो मुझे फौरन याद आया 2008 का क्राइसिस अमेरिका का या ग्लोबल, कि उसमें भी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही थी। वो मतलब पेस अप नहीं हो रही थी। अगेन क्यों नहीं हो रही? बैंक्स, ये कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये बीच बीच में ऐसा घुसे हुए हैं, हुकूमत और अवाम के दरमियान इस तरह से घुसे हुए हैं बीच में कि बस अल्लाह की पनाह। तो इंशाल्लाह इसको आगे देखते हैं कि एक और खबर भी इस हवाले से है, बल्कि आ गई, क्योंकि हम अपने क्लोजिंग पे जा रहे हैं। ये डॉन की खबर है और उसमें है कि बैंक एडवांसेस ड्रॉप बाय 1.6 ट्रिलियन इन जनवरी टू अप्रैल। इसको पढ़ेंगे ना तो उसमें यह है कि यही हो रहा है कि डॉन का ये जो राइटर है लिख रहा है कि इतनी इंटरेस्ट रेट 22% से 12 पे आ गया है, फिर भी इकोनॉमी स्टिर नहीं कर रही और पेसअप नहीं हो रही। उसका वो जवाब ये दे रहा है कि बैंक्स को मजे लग गए हैं कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही ले रहे हैं।
और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं पैसे। जबकि बैंक्स को कहा गया था कि आप प्राइवेट लोन्स दें। प्राइवेट लोन्स को अखबारी लैंग्वेज में एडवांसेस बोलते हैं। ये वर्ड एडवांस जो है ना, इट मीन्स प्राइवेट लोन्स। और जब भी आप अखबार में पढ़ें इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, समझ जाएं कि बैंक्स आर परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब लिखा हुआ हो कि बैंक्स आर गिविंग एडवांसेस, इट मीन्स प्राइवेट लोन्स, प्राइवेट फैक्ट्रियां, प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने लिए। अब एडवांसेस ड्रॉप हो गए हैं 1.6 ट्रिलियन। हुकूमत समझ रही थी कि हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोग कर्ज लेंगे, नए पैदावारी यूनिट्स लगाएंगे, प्रोडक्शन हाउसेस बनाएंगे, यूनिट्स यूनिट्स लगाएंगे, फैक्ट्रीज खुलेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। वो हो ही नहीं रहा। तो ये देखिए, तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको याद होगा लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने एक जुमला बोला था, मेरा जुमला मेरा नहीं था ऑब्वियसली, पढ़ के ही बताया था, कि गारंटी नहीं होती कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो इकोनॉमी, वो खाली सेंट्रल बैंक खाली इन्फ्लुएंस करता है कि अब मैंने कम कर दिया है, शायद इससे इकोनॉमी ग्रो ग्रो करना शुरू हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो ये खबर, ये ताज़ा खबर है, ये ऐसे डेट नजर नहीं आ रही मुझे, 14 मई की है, शायद 16 मई की खबर है ये, तो 2025, यानी पिछले महीने की। तो नहीं हो रही, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। अब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक, सॉरी, पॉलिटिकल फैक्टर है। जो पाकिस्तानी हजरात है वो जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल मसला चल रहा है। तो लोग नहीं 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 तैयार हो रहे हैं खर्चा करने पे, नहीं तैयार हो रहे हैं नए फैक्ट्रीज खोलने पे। जब तक वो पॉलिटिकल मसला हल नहीं होगा वो नहीं होगा। अब आप चाहे इंटरेस्ट रेट कुछ भी करते रहें, आईएमएफ का प्रेशर भी है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को 5 पे भी नहीं ला सकती क्योंकि गवर्नमेंट, सॉरी, आईएमएफ का प्रेशर है। लेकिन 12 पे आने के बावजूद भी कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। सी एक्शंस ऑफ बैंक्स विच आर बेस्ड ऑन ग्रीड, हाँ ये मैंने बात कर ली। ठीक है। और एक और खबर थी, आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी, कि अचानक बैंक्स ने एडवांसेस देना शुरू कर दिए। ये कुछ 2 महीने 3 महीने पुरानी बात है, यानी सॉरी, दिसंबर की बात है, 2024। क्योंकि मेरे पास पुराने डॉन भी पड़े होते हैं ना, मैं डॉन को फेंकता नहीं हूँ, अगर नहीं पढ़ पाया तो रख देता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा। तो मैंने भी दिसंबर का डॉन पढ़ रहा था, तो लिखा हुआ है कि बैंक्स एडवांसेस स्पीड में दे रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ? अंदर लिखा हुआ था कि चूंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी हमारा जो एफबीआर है, उसने ये एक रूल बनाया हुआ है कि जिन बैंक्स का डिपॉजिट टू एडवांस रेशो, नहीं, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो अगर 50% नहीं है तो उन पे हम 16% टैक्स लगा देंगे। तो सिर्फ आप देखिए, ये जो है ना प्रॉफिट सीकिंग मेंटेलिटी। हालांकि ये हुकूमत चाहती है तुम कर्जे दो, लोग अपने फैक्ट्रियां लगाएं, जॉब्स क्रिएट हो, नहीं भाई। वो जब उन पर एक डंडा आया कि आपने, अगर आपने डिपॉजिट्स के, यानी जो डिपॉजिट्स आपको कस्टमर्स ने दिए हुए हैं वो अगर 5 अरब रुपए के हैं, तो 2.5 अरब के आपने लोन्स देने हैं प्राइवेट सेक्टर को, वो आपने दिए नहीं। तो आप चूंकि टैक्स लगने वाला है उस पर, तो जल्दी जल्दी दे रहे हैं, और उसमें भी जालसाजी हो रही है। वो जालसाजी ये हो रही है कि अपने ही दोस्त को दे रहे हैं, उससे कह रहे हैं यार गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेना, जो ही टैक्स का टाइम खत्म होगा वापस हम खरीद लेंगे। यानी जालसाजी हर तरफ जो है वो, फेक जो है वो ट्रांजैक्शन है, और ये है। तो ये एक मुझे याद आ गया तो मैंने बयान कर दिया। हम चूंकि हम कोशिश करते हैं कि हम जस्ट रहें, किसी के साथ ज्यादती ना करें, तो कैपिटलिज्म की हम सक्सेस की बात कर चुके हैं, बस ये मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है कि टेक्नोलॉजी बेशक आई, लेकिन हमने ये बात कर ली है कि वो तमाम एक्सप्लॉयटेशंस को याद रखिएगा। तो आई थिंक ये स्लाइड जो है वो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। इस पर खाली 8th पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट। ये जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था मैंने, तो काफी लोगों ने इस पर का, काफी लोगों ने इस पर वो किया था, काफी लोगों ने इस पर जो है वो सरप्राइज का इजहार किया था कि अच्छा ऐसा है, जी जी ऐसा ही है। वन स्टडी एस्टिमेटेड दैट बाय 1938 द ब्रिटिश एम्पायर हैड एक्सट्रैक्टेड 45 ट्रिलियन डॉलर्स फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया। तो अगर वो ये बोस्ट करते हैं और ये बहुत भरमबाजी और गुरूर कि हम तो इतने जबरदस्त नेशन हैं कि हमारे यहाँ तो ये हो गया और हमारे यहाँ तो यूं है, और दुनिया की तमाम प्रोडक्ट्स जो है अच्छी क्वालिटी वो यूरोप अमेरिका में बनती हैं, तो भाई आपने किसी मुल्क से भी 45 ट्रिलियन ले लोगे, हमें दे दो, इंडिया को दे दो 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन, पाकिस्तान को दे दो 500 बिलियन, हम कतर और सऊदीया बन जाएंगे। क्योंकि यही है मामला। पाकिस्तान का टोटल डेट जो है वो 135 बिलियन डॉलर है, खाली 135 बिलियन, वो वापस कर देंगे, पाकिस्तान अच्छी इकॉनमी बन जाएगी। तो आपने दुनिया को जो एक्सप्लॉइट किया और फिर आप बातें करते हैं कि हम बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही इंटेलिजेंट एडवांस नेशन थे। अब होंगे, बात बात चीजों में है, लेकिन ये चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। जल्दी जल्दी आते हैं हम सोल्यूशंस पे, कि अबॉलिशिंग ऑफ रिबा फ्रॉम लाइफ एंड ऑल ट्रांजैक्शंस, मस्ट मस्ट मस्ट, eradicating and of speculation and gambling,
बेस्ड इनकम एंड वेल्थ जनरेशन। अपने जिंदगियों से, अपनी तमाम ट्रांजैक्शन से आपने गरर, जो एक शरिया की टर्म है, स्पेकुलेशन का ही मीनिंग में आता है, और गैम्बलिंग, जुआ ना हो। स्टॉक एक्सचेंज में देख लीजिए, अगर स्टॉक एक्सचेंज में आपको लगता है कि बाज जगह गैम्बलिंग का असर आ रहा है, तो मत कीजिए इन्वेस्टमेंट। उलमा कराम से पूछिए, उलमा कराम इंशाल्लाह आपको उसमें गाइड करेंगे। तो गरर से भी बचना है, स्पेकुलेशन से भी, सॉरी गैम्बलिंग से भी बचना है, और रिबा से तो बचना ही है। फिर फोकसिंग ऑन रियल इकोनॉमी एंड रियल प्रोडक्टिविटी। ये जो फाइनेंशियलाइजेशन है, फाइनेंशियलाइजेशन का जो मैं वर्ड एक बार यूज किया था मैंने, कि वही है कि कर्जे दे रहे हैं, हेज फंड्स हैं, तो मनी मनी मूवमेंट है, मनी रोलिंग है, रोल ओवर्स हैं। इन टाइप की ट्रांजेक्शन से किसी की जेब तो भर जाती है, रिच जो है वो रिचर तो हो जाता है, गरीब गरीब से गरीब तक तो हो जाता है, लेकिन इससे रियल इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। तो हमें रियल इकोनॉमी पे ही जाना चाहिए और रियल प्रोडक्टिविटी पे जाना चाहिए। तभी बात जगहों पर, ये आपको शायद इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, कि जीडीपी के अंदर ना बैंक्स की प्रॉफिट्स को ऐड नहीं किया जाता। ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, आप लोग भी जरा स्टडी कर लीजिएगा कि क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन की आमदनी को जीडीपी में ऐड किया जाता है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद नहीं किया जाता, रियल रियल जीडीपी में शायद नहीं किया जाता, जीडीपी में किया जाता है, इस तरह की बात है। यानी वो जानते हैं कि ये बैंकिंग की दाएं बाएं करने से पैसे अगर किसी को बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी तो वही है, यानी ये ऐसा ही है कि हम यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास 500 रुपए हैं, तो सिस्टर फरहाना ने सिस्टर फरीदा को दे दिए 200 रुपए, उन्होंने उनको वापस कर दिए, तो मैं बोल दूं इकोनॉमी ग्रो कर गई $500 से। भाई नहीं हुई यार, वही पैसे थे, वो सिस्टम में कोई नया नया डॉलर या नया एसेट क्रिएट थोड़ी हुआ, कोई नया सर्विस, कोई नई प्रोडक्टिविटी, कोई नई फैक्ट्री क्रिएट थोड़ी हुई। तो पैसे आपस में एक दूसरे को दिए जा रहे हैं और हम कह रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आपको आइडिया हो गया होगा। फिर इन्वेस्टमेंट्स रियल हों। यहां पर जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा था फर्स्ट या सेकंड, उस टाइम पे चूंकि हमने मनी क्रिएशन की बात नहीं की थी, तो उस वक्त मैंने यही कहा था कि आपके पास जो घर में पैसे रखे हुए हैं, जो आपकी सेविंग्स है, उसको आप मार्केट में लेकर आएं, उसको होल्ड ना करें, उसको मत रोक के रखें। भाई अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, आपने बुरे वक्त के लिए सेविंग के लिए रख लें, बच्चों के हिसाब से, या अपने कोई कोई क्राइसिस सिचुएशन से बचने के लिए। लेकिन ये जो बस पैसे रखे हुए हैं बैंक में और वो उस पर सूद या माजल्ला ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये इस्लाम इसको प्रमोट नहीं करता। आप अपने रियल पैसे, रियल इनकम को इन्वेस्टमेंट में लेकर आए। क्यों जा रहे हैं आप बैंक में कर्ज देने के लिए? अभी आपको मुझे याद पड़ रहा है, मैंने ये बयान किया था कि मार्क जकरबर्ग ने अपना जो नया घर लिया है, वो भी लोन पे लिया है। बस इस पे आप टक्कर मारे दीवार से, अपने आप को लहू लहान पता है। इसलिए कह रहा हूँ कि यकीन नहीं आ रहा, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उसने अपना नया घर लिया है, वो भी लोन पे लिया है। वो कहता है मैं पागल हूँ, मैं अपना वो पैसे रखूंगा उधर, ये मैं 1% पे, क्योंकि अमेरिका में जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है उधर, चीप मनी। जिस तरह वो जो कह रही थी पिछली मीटिंग में कि इट कॉस्ट देम नथिंग, तो रकम का ठीक है भाई, मैं यहाँ से लोन पे लूंगा, बाकी मेरी आमदनी वैसे ही मुख्तलिफ बैंकों से करोड़ों रुपए मुझे सूद की मिल रहे हैं। यानी मैं बात फेसबुक की नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम की नहीं कर रहा, सिर्फ सूद की बात कर रहा हूँ, जो पड़े हुए पैसे, उसी सूद से मैं घर भी खरीद लूंगा। ये तो नहीं हुई ना, ये तो सही बात नहीं हुई। यही वो कर्ज है कैपिटलिज्म का, जो दुनिया को यहाँ लेकर आया है। तो इस्लाम कहता है कि रियल इन्वेस्टमेंट करें और एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। तो जो हमारे मुख्तलिफ, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स बात करते हैं, हारिस साहब जो बात करते हैं डोशे बैंक के, वो यही कहते हैं कि भाई हम एसेट बेस्ड काम करेंगे, हम इवन मनी क्रिएशन भी नहीं करेंगे। वो तो इवन मनी क्रिएशन को भी ऑब्वियसली डरते हैं, वो आलिम नहीं है ना, तो आलिम नहीं है तो कहते हैं कि मैं हराम नहीं समझता, लेकिन हमें जो देखना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो उन्होंने शायद बैंक भी छोड़ दिया अपना, कोई अपनी अपनी कंपनी खोली उन्होंने। तो वो एसेट बेस्ड बैंक, यही यही वजह है कि वो एसेट बेस्ड करना चाह रहे हैं, ताकि वो इस्लाम के करीब से करीब तर हो सके। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ डेट बेस्ड इकोनॉमी है। बिल्कुल, यहाँ पे आप वो मेरी बात याद रखिएगा या ध्यान में ले आइए कि जो पूरा इस्लाम का फलसफा है कर्ज के हवाले से, कि कर्ज बिल्कुल मत लो, बिल्कुल मत लो, बिल्कुल मत लो। क्योंकि कर्ज, अगर जो कर्जदार है वो शहीद भी हो जाएगा, तो उसकी फिर नमाज जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाई थी। तो ये कितना बड़ा डिस्करेजमेंट है कि आप कर्ज से बचें। लेकिन दूसरे लोगों से कहा है कि यार जो जो उसके पास पैसे हैं कर्ज दो, कर्ज दो, ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, अल्लाह से मोहब्बत का जरिया है, जन्नत पे दाखिले का जरिया है। लेकिन मैं भी बात कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव से, बोरोवर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अवॉइडेंस होनी चाहिए। ये अवॉइडेंस होगी तो इकॉनमी डेट डेट फ्री होगी। और मैंने ये भी कहा था किसी मीटिंग में कि बैंक्स का बिजनेस ही लोगों को डेट देना है, लोगों को कर्ज देना है। तो कितना कितना ये
360 डिग्री 180 डिग्री जो है वो अगेंस्ट जा रहा है इस्लाम के। और नंबर 6 पॉइंट है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेन्युइन एंड इफेक्टिव ज़कात एंड उशर सिस्टम। इस पर हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे ज़कात उशर पे, मेरे पास कुछ डेटा है वो मैं शेयर कर लूंगा। और एक्शन प्लान है सॉल्यूशंस के हवाले से कि हमें फौरन अपने करंट अकाउंट्स फौरन शिफ्ट करना चाहिए अपने सेविंग अकाउंट्स को करंट अकाउंट में, या इस्लामिक बैंक्स में। इस्लामिक बैंक्स में भी अगर आपका दिल नहीं है ठुक रहा, तो इस्लामिक बैंक्स में भी करंट अकाउंट में ही खोले। तो ये उन लोगों के लिए कि जिनका जहन नहीं मानता अभी भी। और ठीक है, और बिल्कुल अच्छी बात है। अगर डाउट है और अल्लाह की मोहब्बत के लिए डाउट है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। से नो टू रिबा बेस्ड बिजनेसेस डेट्स एंड लोन्स, बात हो चुकी है हमारी। और जो लोग जिनका जहन अभी नहीं समझ समझ पाता इस्लामिक बैंक्स को, मैंने देखा ज्यादातर लोग बड़े सुपरफिशियली बात करते हैं, उनकी स्टडीज नहीं होती, वो सिर्फ चंद बातों पे कि कान को यहाँ से पकड़ लो, कान को वहां से पकड़ लो, तो वो जो बेसिक जो आर्गुमेंट्स हैं बच्चों वाले वो देते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा स्टडी कर लें, ताकि उस्मानी हिफ्जुल्लाह की बुक्स पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें। और कतर में काम हो रहा है, सऊदीया में काम हो रहा है, आप बेशक पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं या मुफ्तियान हैं उनसे अगर आपका दिल नहीं मानता, तो आप मलेशियन मुफ्तियान इकराम को पढ़ लीजिए, वो तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है ना। अगर पाकिस्तानियों से आपको लगता है ना कि यार ये पाकिस्तानी तो हमेशा 2 नंबर काम करते हैं, तो मलेशियन मलेशियन का देख लीजिए, कतरियों का देख लीजिए, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है इससे आपको बात समझ में आ जाए। मगर ये भी एक अच्छी बात है, एक वे ऑफ अल्लाह है कि आप प्योर इस्लामिक बैंक्स के फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। फिर हमने बात की थी कि एक्टिविस्ट बने खुद भी, और सूद के खिलाफ काम करें, गैम्बलिंग के खिलाफ काम करें। जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, गुज़िश्ता 6 महीनों से हम पढ़ रहे हैं, उस पर जो 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 पॉइंट भी आपको लग रहा है कि ये ऐसा ऐसा है कि इसको मैं आगे प्रीच कर सकता हूँ, आगे बयान कर सकता हूँ, जरूर करें। अल्लाह की कुरानी आयत को आगे फैलाएं। सूद और जैसे आज हमने कुछ आयतें पढ़ी हैं, तब खसू के हवाले से, घटाने के हवाले से, डिमिनिश के हवाले से, ये कौम शुएब के लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयतें पेश की हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम कहते थे कि नहीं करो, तो वो कहते थे हम तो करेंगे। तो जरूर एक्टिविस्ट बने। फिर गवर्नमेंट को अर्ज करें कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फंडिंग को बढ़ाए। पाकिस्तान में जो जहाँ पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं उनको अगेन बड़ा दुख होगा सुनते हुए कि हमने अपना फिजिकल बैलेंस को ठीक करने के लिए, यानी बजटरी बैलेंस को ठीक करने के लिए, हमने ना सिर्फ टैक्स को बढ़ाया, हमने पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो रहा है, हमने पेट्रोल की लेवी को बढ़ाते गए। और आज पेट्रोल पाकिस्तान में आज भी 260 रुपए, 259 रुपए का जगह आलमी मार्केट में वो शायद अभी 150 रुपए का हमें मिलता, या 200 का मिलता। लेकिन खूब लेवी और टैक्सेस कमाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजी मनी है। आवाम को बस आवाम से कहो कि पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हो गई हैं, आवाम मजबूर है, बाइक पे डाल रहे हैं पेट्रोल, गाड़ियों में पेट्रोल डालना पड़ेगा, डालते रहें, और गवर्नमेंट को टैक्स देते रहें। तो और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, मुझे याद आ गई, कि वो है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपना वो बजट का हिस्सा जो कि पब्लिक सेक्टर पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ सेक्टर में खर्च करना था, वो भी खर्च नहीं किया। मतलब बहुत कम किया, ताकि अपना बजटरी बैलेंस को दिखा सके आईएमएफ को। तो खुदा के वास्ते हम जिसका इसके बाद भी एक्सेस हो गवर्नमेंट्स का, वो उनसे कहे। हमारा काम बोलना है, हक की बात कहना है। वो ये है कि भाई अगर आप इंसानों पर पैसा खर्च करेंगे, तो ये भी इकोनॉमी को स्टीयर करता है, इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है। क्यों, कैसे करता है? क्योंकि लोगों के पास पैसे हाथ में आते हैं उनके, यानी कि बच्चा है वो पढ़ लिख जाएगा, तो वो भी फ्यूचर में ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। आप मनी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, जक़ात के जरिए पैसे बांटेंगे, ये शॉर्ट टर्म गेन है, और इसका इम्पैक्ट भी फौरन नजर आता है। लेकिन बच्चे को तालीम देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का बायस बनेगा। तो आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करेंगे, तो आप तो इकोनॉमी को और स्क्वीज कर रहे हैं, लोगों को सफोकेट कर रहे हैं। एक तरफ टैक्स बढ़ा रहे हैं, एक तरफ पीएसडीपी फंड कम कर रहे हैं, एक तरफ वो इन्फ्लेशन भी हो रही है, वगैरह वगैरह। नंबर 6 पॉइंट ये है कि यूज गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट शरिया बेस्ड रेगुलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ये बात हम कर चुके थे कि हम अगर बैंक, अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था ना कि बैंक्स को चाहिए कि लोन्स खत्म कर दें, सिर्फ पेमेंट पेमेंट सिस्टम, डिपॉजिट सेफ्टी, और अकाउंट कीपिंग, बुक कीपिंग। हाँ, अगर अकल आ गई है कुछ, अगर बात समझ में आ गई है, अल्लाह और रसूल का कोई अगर खौफ है, तो ये लेंडिंग वेंडिंग बंद करो, मुशारका और मुदारबा पे आओ। अगर पॉलिसीज बने इस हवाले से, तो हमारा काम यह है कि हम बैंक्स को मुदारबा मुशारका की तरफ माइल करें, पुश करें। और
वरना वरना तो फिर लैंडिंग बेकार है। हाँ, ये बात भी हुई थी कि फैसल बैंक पाकिस्तान में है, ये टोटली कमर्शियल बैंक था, सिर्फ आवाम की डिमांड पे उसने आपको इस्लामिक किया। तो इसका मतलब है कि आवाम की से है, आवाम अगर बास प्रोडक्ट्स का बायकॉट करे, मना करे, तो हो सकता है पाकिस्तान में तमाम बैंक भी इस्लामिक बन जाएं। और ये एक चांसेस हैं भी। अभी रिसेंटली बिल पास हुआ है, या तरमीम हुई है आइन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है कि पाकिस्तान में 2029 तक, आई गेस 2028 तक तमाम बैंक इस्लामिक हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन हमें शक है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड ट्रू ज़कात एंड उशर सिस्टम जो है वो कायम किया जाए। इसके हवाले से मत पढ़िए इसको, ठीक है, हमारा टाइम भी थोड़ा कम है, लेकिन जो पोटेंशियल है इस वक्त वर्ल्ड का, वो है तकरीबन 1 ट्रिलियन मुस्लिम लोग कर्ज, सॉरी, ज़कात निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तान में 2 ट्रिलियन, 2.7 ट्रिलियन का पोटेंशियल है पाकिस्तान में। मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल की, लेकिन हम जमा कर पा रहे हैं सिर्फ 200-300 अरब रुपए, यानी 300 बिलियन वगैरह। क्यों? ट्रस्ट नहीं करते लोग गवर्नमेंट पे। फिर खुद दे रहे होते हैं, जब खुद दे रहे होते हैं तो गलतियां भी होती हैं, गलत जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, या जो सही लोग खर्च नहीं करते, या गलत लोग हैं, टेररिस्ट चले फॉर एग्जाम्पल, वहां गलती से दे दिया हमने। वो गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट जो है वो इन्वोक नहीं कर पा रही अपने अपने अंदर। जब ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे, तो लोग खुद ही दे रहे हैं। ठीक है, खुद देना भी अच्छी बात है, खुद मुस्तहिकीन को दें, लेकिन काश अगर हुकूमत इतनी स्ट्रांग होती, ट्रस्ट वर्दी होती, तो हम ये 2.7 ट्रिलियन रुपीस को अच्छी तरह चैनलाइज करते हैं। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि ये जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लोगों के हाथ में पैसे आते हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इकॉनमी पे। हम तो बोलते हैं ना कि यार ये तो गलत बात है, तो आप लोगों को मछली पकड़ना सिखाओ, आप मछली दे रहे हो। नहीं भाई, मछली देना भी इंपॉर्टेंट है। जक़ात का कॉन्सेप्ट ही यही है कि भाई पैसे उसके हाथ में दे दो, चाहे वो उसकी मूंगफलियां खाए या कुछ, आप अपने पैसे दे दो उसके हाथ में। उसको मत बताओ कि तुम उसको इन्वेस्टमेंट करना, तुम घर बनाना। भाई उसकी मर्जी, जो जो चाहे करे वो। तो वो उसकी जो जो उसकी जरूरत होगी वो कर लेगा। उसको पानी पीना है पानी पी लेगा, दूध पीना दूध पी लेगा, बच्चे बच्चे की फीस देनी है फीस दे देगा। आप उसको टेंशन नहीं दो, उसको फ्रीली स्पेंड करने दो। और फ्रीली स्पेंड करना भी इंपॉर्टेंट है। ज़कात में कहते हैं कि उसके हाथ में पैसे दे दो ताकि वो फ्रीली स्पेंड कर सके। तो ये क्यों है? ताकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चूंकि हम इकोनॉमिक क्लासेस ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे, इकोनॉमी बूस्ट अप हो, और डिमांड क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट होगी तो जो सप्लायर है वो भी अपनी फैक्ट्रियां जो है वो एकदम चंगी रखेगा, एकदम स्ट्रांग रखेगा, प्रोडक्टिविटी हो रही होगी। वी हैव डिस्कस दैट। तो ये पॉइंट नंबर 4 देखिएगा या 5 देखिएगा कि 20 बिलियन फैमिलीज इन पाकिस्तान कैन बी गिवन 100,000 एनुअली। हम अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम, जो पाकिस्तान की कुछ स्कीम्स हैं, उनमें हम मंथली 2,000-3,000 रुपये दे रहे होते हैं, जो साल का बनेगा कितना, 24,000-36,000। लेकिन अगर हम सही ट्रू पोटेंशियल को हासिल कर लें, तो 1 लाख रुपए भी हम दे सकते हैं फैमिलीज को। तो बस यही है कि पॉलिसी पॉलिसी अच्छी हो, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो, तो लोग क्यों नहीं टैक्स देंगे हुकूमत को। ठीक। लास्ट फ्यू स्लाइड्स हैं कि यही जो हम अक्सर, यानी 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 ये वो स्लाइड है जिस पर इंशाल्लाह हम आगे चल के बहुत बात करेंगे। कि ये एक सवाल है कि हु शुड क्रिएट मनी। तो ये आप सवाल अपने ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह मुझे भी आप याद दिलाइएगा कि यार आपने इस पर बात नहीं की अब तक। गवर्नमेंट शुड क्रिएट इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इंडिपेंडेंट कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट इसको मॉनिटर करे। ये मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। गवर्नमेंट स्पेंड करे। अभी कुछ देर पहले बात की थी कि पीएसडीपी, अगर ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर अगर खर्चा किया जाएगा, तो बहुत इकोनॉमी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर पूरा पूरा खर्च करना शुरू कर दिया जाए, उसमें से सेविंग ना किया जाए खाम खा, यानी हर अय्याशी वाले कामों पे तो कोई सेविंग नहीं हो रही है। गवर्नमेंट के जो पब्लिक पे पैसा खर्च करना है, उसमें आप सेविंग कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग डिमांड, जक़ात तो है ही, अल्लाह का हुक्म। साथ में अगर आप इनकम टैक्स पेयर, जो आप रेवेन्यू जमा कर रहे हैं, उसमें से भी अगर आप एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी सिंपली आप टारगेटेड लोगों को दें, टारगेटेड जो गरीब लोग हैं, पुअर है, जो डाउन ट्रोडन सोसाइटीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनको आप सिंपली उनके हाथ में पैसे दें। जिस तरह मैंने अभी बात की बीआईएसपी की, बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम, जो एक पाकिस्तान में एक स्कीम है जो काफी अच्छी है, अच्छी चल रही है। और इमरान खान के जमाने में एहसास स्कीम शुरू हुआ था, एहसास प्रोग्राम। इसका बड़ा इम्पैक्ट है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये खबर जो है, ये खबर अभी डॉन की है। इसमें ये खुद कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स इज वेरी रिग्रेसिव, सेल टैक्स कम से कम होना चाहिए। पुअर को सबसे ज्यादा हिट जो है वो सेल्स टैक्स करता है। और सबसे ज्यादा जो उसको बूस्टअप देता है, या उसको जो एक
रिलीफ देता है वो DISP एहसास प्रोग्राम, यानी कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम जो होते हैं, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, चाहे वो जक़ात के हो चाहे वो गवर्नमेंट के चैरिटी प्रोग्राम्स हो। तो ये पूरी खबर इस हवाले से मैं शायद इसके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। तो फिर क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पैक्ट ऑन इनक्वालिटी कम्स फ्रॉम प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स। तो अगर आप स्कूल्स खोल रहे हैं, टीचरों को तनख्वाहें दे रहे हैं, आप रूरल एरियाज में स्कूल खोल रहे हैं, तो भाई ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त फिलीपींस जो है, कहते हैं फिलीपींस को पता नहीं कितने, मैं ऐसे ही रफली कह रहा हूं कि बिलियंस, 500 बिलियन या 300 बिलियन डॉलर सिर्फ कमाता है अपनी ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए। आप कहीं भी शॉप में जाएं, आपको फिलिपिनो खातून जो है वो खड़ी हुई मिलती हैं। मर्द भी होंगे लेकिन हमें ज्यादा खवातीन नहीं नजर। तो मतलब वो छाई हुई हैं। दुबई में रहा हूं मैं, हर हर स्टोर पे क्या है, कल्चर है, सर्विस मैनेजमेंट है, वो अपना ह्यूमिलिटी है, डिग्निटी है, इंग्लिश आती है, पढ़ी लिखी है। क्या कर रही है वो अपने मुल्क को वो दे रही है, डॉलर कमा के दे रही है, खुद भी एक अच्छी लाइफ गुजार रही है और अपने मुल्क को भी दे रही है। तो अगर पाकिस्तान में हमारे जो मजदूर भाई हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के मजदूर लोग हैं, अगर वो पढ़ लिख जाए तो वो ज्यादा अच्छी जॉब करें फॉरेन कंट्रीज में और ज्यादा रेवेन्यू दें। और इंडिया इसमें काफी बेहतर, बहुत अच्छा भी है। हम पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंडिया ने काम किया अपने पब्लिक पे, तो आज तमाम कॉल सेंटर्स, तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और हैदराबाद हैदराबाद जो है इंडिया का, मतलब बेंगलोर, सॉरी बेंगलोर हैदराबाद, एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी इसकी जरूरत है, पाकिस्तान के पास भी एक अच्छी हमें। तो खैर बात को लंबी नहीं करते, कि सेकंड लार्जेस्ट इंपैक्ट जो है वो इनक्वालिटी को, अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये बस खत्म हो चुकी है, बस मैं ये दो तीन कि मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस पे हम अगले बार बात करेंगे। वो ये है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स 1.14 ट्रिलियन इनटू बैंकिंग सिस्टम वाया OMO। और OMO हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये इंजेक्शन, फ्लशिंग आउट, मनी पुल कर लेना, मनी डाल देना, मैं आपको खाली बताना चाह रहा हूँ ये दिखा के, क्या मजाक चल रहा है। मतलब आपकी जो मनी है, ब्रॉड बेस्ड मनी जो आपकी होती है, उसमें जब चाहे ये 1.14। नीचे वाली खबर देखिए, ये खबर जो है ये भी शायद मई की है। हाँ, ये 10th मई की है, वो 30th मई की है। और स्टेट बैंक इंजेक्ट्स 13 ट्रिलियन इनटू द मार्केट थ्रू OMOs। मतलब ये तो चले, कुछ कुछ मैंने पढ़ लिया, कुछ चीजें मुझे आती हैं तो समझ में आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम, ये मनी क्रिएट करके मार्केट में डाल रहे हो, फिर बैंक्स पता नहीं क्या कर रहे हैं उस पैसे का, उस पैसे से सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा, लेकिन इसे आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो आपकी मनी की जो डिवैल्यूएशन है, वला तबखसु तबखसु नास अशियाहुम, लोगों के कमोडिटी में, लोगों की चीजों में कमी ना करो। ये क्या हो रहा है आपके सामने? मैं तो बहुत यानी ये पढ़ता हूँ तो मुझे यानी दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, कोई ना कोई इसके अंदर भी चीजें छुपी हुई होंगी कि वो वापस भी ले लेते हैं, तो इसलिए आपकी इन्फ्लेशन उस तरह नहीं बढ़ती। लेकिन बढ़ती तो है ना। आप जाते हैं ग्रोसरी शॉप में, मुर्गी अगर 500 रुपये किलो है, आज 550 रुपये किलो हो गई। 50 रुपये क्यों बढ़ गए भाई, क्यों बढ़ गए? या कोई चीज क्यों बढ़ रही है? ये हर चीजें हो रही हैं पीछे बैकग्राउंड में, जो हमें पता नहीं होती। और ये बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम के नाम पे चीजें हो रही होती हैं। ये जो, ये देखिएगा, स्टेट बैंक इंजेक्ट्स 1.15 ट्रिलियन टू स्टेबलाइज मार्केट। मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी कायम करने के लिए, आपने पढ़ा, आपको याद होगा कि जब बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं होती तो वो डर रहा होता है कि अगर लोग मुझसे पैसे मांगने आ जाएंगे तो मैं कहाँ से दूंगा। तो ये भाग के जाते हैं स्टेट बैंक के पास कि हमें कर्ज दो। स्टेट बैंक एक आउट ऑफ थिन एयर मनी क्रिएट करता है, ये लो, लेकिन हाँ मुझको सूद दे देना 12%। यानी सूद ने ये मनी क्रिएट करवाया, अच्छा उसमें से वापस हुए नहीं हुए हमें क्या पता। यानी अब मैं थोड़ी वहां बैठा हूँ स्टेट बैंक में कि तुमने 1.15 ट्रिलियन दे तो दिए, वापस कितने आए? आप जो कह रहे हैं वो आ भी गए होंगे, ठीक है, इनका ऑडिट भी होता है, ये भी होता है, लेकिन इसमें ही गबल्ले, इसी में मसले होते हैं। तो ये इन्फ्लेशन जो है वो एवर ग्रोइंग है। इन्फ्लेशन इज एवर ग्रोइंग फिनोमिना। ये चीजों की जो कीमत है वो बस बढ़ ही रही है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि गाड़ियां सस्ती हो गई। वो पता नहीं, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई डिमांड सप्लाई में कोई ऐसा मुआवजा हो जाए। लेकिन जब से हम पैदा हुए हैं, हमने तो जो पेप्सी की बोतल होती है या कोई भी चीज है, वो हमेशा बढ़ते हुए देखी है, कम तो कोई चीज कमी नहीं हुई। यानी मैं अगर 50 पैसे की यानी 8 आने की पीता था, तो आज
100 रुपए की पी रहा हूँ तो मतलब वो कम तो कभी नहीं हुई। तो ये जो ये सिस्टमेटिक और सिस्टमिक इश्यूज हैं बैंकिंग सिस्टम के, मॉनेटरी सिस्टम के और इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म के, वो आपके सामने है। तो ये कुछ बातें थी। मुझे पता है कि मैंने सवाल जवाब रखा था, लेकिन वो मुझे यही पता है कि सवाल जवाब नहीं होने, तो बस मैं फिर नहीं, खैर मैं वो नहीं कर रहा, अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा अपनी आवाम को। प्लीज प्लीज इससे फरहाना। Yeah. Jazakallah khairan, Brother Waqas. So for a good, overview of the Islamic system, we learned capitalism, what is capitalism, compared, the Islamic economic system with the capitalism, and then we kind of, went on to, the bank, how the banks work, and then, I think the solutions in aapne jo, propose kiye, that is, I think, very, very beneficial, and we really have to take up on that. ये हाँ, हाँ, ये yes, स्लाइड खास सुन। yes, बिल्कुल. And also the previous slide as well, जो हमारी activism, जो आम जी। बंदों की, जब हम whenever we get together in weddings or occasions, and we should start talking about this. We got to talk about how can we pressure our governments to, especially if in Pakistan, definitely pressure the government to go to complete Islamic banking, take away the interest, start talking these things, in whenever we meet any other people. तो इसकी एक रेवोल्यूशन, इसकी कैंपेन नहीं चलानी है, that's I think the first step. बिल्कुल इंशाल्लाह। Yeah. Yes, but the audience, please go ahead and ask your questions, and I have some questions as well, but go ahead, please, audience, आप भी share करें, you can go ahead and uh, ask any questions. I think Sister Azra ने पूछा था about, I think, solar panels के बारे में in the middle. Yeah. What about the overconsumption about the solar panels? बिल्कुल आइडियल एग्जांपल है सोलर पैनल्स की, मॉडर्न मॉडर्न एरा में। जिस तरह माजी में हमने जो एक मूवमेंट बस वाली जो जो बड़ी थर्ड प्रेजेंटेशन थी, उसमें हमने रेल रोड, गोल्ड रश, फिर स्टॉक्स, देन प्रॉपर्टी, इन सब पे हमने वो देखा कि किस तरह लोग रश करते हैं और एक बबल क्रिएट किया जाता है, जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, क्योंकि बबल के फटने से पहले हमेशा अमीर निकल जाता है और गरीब फंस जाता है। यानी मिडिल क्लास और गरीब, वो अमीरों के अमीरों के मार्केटिंग पे, अमीरों के पावरफुल लोगों के इंसेंटिव पे बेचारा गरीब भी अपना, और जो मिडिल मिडिल क्लास है वो अपने पैसे निकालता है और वो काम शुरू करता है, और जो ही बबल अपने उरूज पे होता है तमाम ये पंप आउट कर लेते हैं अपने पैसे, तो फंसते जो है। ये इसका आइडियल आइडियल एग्जाम्पल जो है वो अगेन 2008 क्राइसिस है, जिसको आप सब प्राइम लोन्स कहते हैं, जो मनी जो हाउसिंग लोन्स थे, वो उसको आप पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल में नेट पे मैं चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठते हैं बातें करते हैं, तो मैं खुद भी यानी ऑब्वियसली बुक्स तो कम, लेकिन आर्टिकल्स हैं और इंटरनेट भी को इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग भी जरूर करें और पढ़िए, खास तौर पे कि ये सब प्राइम लोन, सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस इन यूएस क्या था। तो ठीक बात, हम आते हैं सोलर पैनल पे, तो इसमें भी यही हो रहा है कि एक 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 बूम आया हुआ है, एक बबल क्रिएट हुआ है, और फिर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा हो जाती है प्रोडक्शन, और किसी वजह से डिमांड कम हो जाए, तो वो जो सप्लाईज होती हैं उनकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है ना, वो जाया होती हैं। तो मेरे ख्याल में एक सवाल शायद यही है कि जब डिमांड क्रिएट होती है, आप एस्टिमेट करते हैं कि ये डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, तो मैं अभी से ही सोलर पैनल बनाने के लिए जो तमाम मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, और तमाम उसका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो मैं ठीक है ना, पीछे क्या है, पीछे पीछे इन्वेस्टमेंट भी तो है। चाइनीज मार्केट, चाइनीज कंपनीज जो है वो लोगों से पैसे ही पकड़ रही होंगी ना, कि भाई हम फ्यूचर में ये होने वाला है और वो होने वाला है, आप हमें इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें। वो भी इन्वेस्टमेंट करने लगे और प्रॉफिट भी होता होगा। लेकिन आखिर में फिर ये होता है कि जब कंजम्पशन ओवर कंजम्पशन तो ना कहें, कि वो एक फेक डिमांड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा हो जाती है तो वो जाया भी होती है, और वो लोगों के पैसे भी डूबते हैं, क्योंकि वो अब वो बिकेगी नहीं। तो एक तो ये फैक्टर है, ओवर सप्लाई। लेकिन ओवर कंजम्पशन भी ऑब्वियसली हमारे सरिश्त में है, कि हमारे बराबर में अगर लग गया है सोलर पैनल, तो हमने भी लगाना ही लगाना है। चले, उसको मैं इतना दोष, इतना मैं गिल्टी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बिजली बिजली महंगी है, तो आपने लामहला सोलर पैनल पे जाना ही है। लेकिन बात होती है, जो पीछे मैन्युफैक्चरर है, वो अपने इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहा है, कि एक एक फेक बबल क्रिएट कर रहा है, और बाद में जब वो बस्ट होगा तो वो होगा। Yeah. Yeah, ultimately, I think greed is everywhere, right? ग्रीड, ये बिल्कुल। अकल तो, या सुभान अल्लाह, सारी जड़ वही है.
Alhamdulillah. Yes. The audience can please go ahead and ask any other questions. Azra has commented that it's adding to the high temperatures as well, the solar panels. Okay, I'm not aware of अच्छा, I'd, ठीक है to look into थैंक it. यू, थैंक यू सिस्टर अजरा, मतलब ये कि हमें मालूमात हुई कि इसके। देखिए मैं तो अभी, हालांकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बैटरीज जो बन रही हैं, ये बैटरीज भी तो कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ होंगी। ये कहाँ डिस्पोज ऑफ होंगी? अभी इस पर कोई बात ही नहीं करता। वो क्या होगा कि ठीक 10 साल बाद अचानक यही अंग्रेज, आई एम सॉरी कि मुझे वर्ड यूज करना पड़ा अंग्रेज, मतलब आई मीन वेस्टर्नर्स उठेंगे और वेस्टर्नर्स कहेंगे कि हो हमने एक चीज दरियाफ्त की है, और हार्वर्ड से और स्टैनफोर्ड से एक रिसर्च आई है कि ये बैटरीज जो है ना, ये तो जमीन की जो है वो क्वालिटी खराब कर रही हैं। तो नाउ फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड तमाम चीजें खत्म करो, और हमने एक नया इजाद किया है। तो आपको पता है वेस्ट जो है ना, ये सरवाइव भी इसी वजह से कर रहा है। अब तो खैर चाइना भी आ गया, कूद गया मार्केट में, चाइना भी अब पावर है, लेकिन हमेशा ये 3 4 स्टेप आगे रहते हैं। कंबस्शन इंजन पे लगा दिया हमें। अब जिस लड़के ने या जिस लड़की ने आज गाड़ी खरीदनी है कंबस्शन इंजन वाली, वो अगर उसको ये खबर मिले कि अब तो गाड़ियां वो खत्म हो गई हैं, अब तो ईवीज आ रही हैं, और ईवी जो है वो तो 10 लाख की है, तो चाहे वो रोएगी या रोएगा, वो तो सर पीटेगा कि जब मैंने जमा किए पैसे, तुम लोगों ने तो गाड़ी चला चला कर बेच भी दी, और तुम लोग ईवी पे भी आ गए। अब जब मैं गाड़ी खरीदने आया, तुम कह रहे हो ये एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। तो ये है। तो मुझे इसका फियर है, बुरी तरह फियर है कि इतनी बैटरीज के लिए जो कोबाल्ट है, निकल है, आई डोंट नो लिथियम है, ये कहाँ से आएगा? ये कैसे आएगा? बिल्कुल। आई मीन या इसलिए तो चाइना इज कॉन्गो में ना दे आर हैविंग लॉट ऑफ अब्यूज हो रहा है वहां पे। अच्छा इन अच्छा, बिल्कुल। जहाँ मिनरल रिच कंट्रीज पे नजर है लोगों की ऑलरेडी। नजर है, बिल्कुल Yeah, सही बात। that's the reason why Donald Trump wants to take over Greenland also. That's kind of one of the reasons. ग्रीनलैंड, बिल्कुल। हाँ यूक्रेन से इतना उसने वो बहस हाँ। की है और लड़ाई की है। फिर आपका पाकिस्तान के हवाले से भी बात, खबरें आ रही हैं। और फिर हम्म, अफगानिस्तान की खबरें हैं कि मतलब उनकी मिनरल्स पे नजर है, बल्कि जो गरीब जो होती है ना, जो गुलाम कौमें होती हैं जैसे कि हैं, तो वो खुद पेश कर रही होती हैं, आइए आइए मिनरल लीजिए और हमें फला फला इंसेंटिव दे दीजिए। yeah. Subhanallah, बिल्कुल। I mean, I think see, when I mean, at least Muslims must be the one who should have the overall picture of the entire the earth, and not only earth, even the universe ki behtri ka picture must be there in the heart of a Muslim, because the other people are not going to have that. वो overall perspective, ट्रू। overall behtri of every people and every planet and the universe, इतनी बड़ी perspective हमें build करनी है हमारे बच्चों में. um, बिल्कुल। that is definitely very very important. Yeah, please आप लोग survey form fill करें. Sister Faida has put it in the please आप survey form fill करें. That's very very important. And And keep looking that slides, that things to do, and what we can do बिल्कुल. in our capacity. I know, absolutely. Yeah, bilkul. I mean, the question I had for you, Pratavakas, I mean, so do we have good colleges and universities in Pakistan which are teaching, Islamic economics along with these, these students who are becoming on the policy makers in the government? वहाँ पे investment है या वहाँ पे demand है? Are What? artist kids going there as well? Madrasa kids going there as well? Yes, in case of madrasas, there are few high-tech madrasas in Pakistan, and especially under the guidance of Mufti Taqi Usmani, to whom we refer many times in our presentations. Mhm. तो दारुल उलूम कराची में, और उनके ही एक सब्सिडरी है दारुल उलूम रशीदिया, जामत रशीद, सॉरी जामत रशीद, जहाँ पर काफी डीप डाउन जो है वो बिजनेस पे काम हो रहा है, इंटरेस्ट फ्री ट्रांजेक्शन्स पे, हाउ टू। मगर अगेन वो वाला काम नहीं हो रहा है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया जाए उस, Mm. यानी इस बुरे सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से लोगों को सूद से बचाना है, वो तो काम हो रहा है। और जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जिस पर लोग एतराज भी करते हैं कि यार ये इस ताबूत के और इस जो बुरे एक सिस्टम जो है वो ताबूती है, और वो अनहोली है, अन इस्लामिक है, उस पर रहते हुए कैसे आप इस्लामिक कर सकते हैं? तो उसके आर्गुमेंट्स तो हम देते हैं कि ऑब्वियसली अगर हर कोई शराब पी रहा है, तो कोई बंदा अगर रूह अफ़ज़ा पी रहा है, तो वो रूह अफ़ज़ा पी तो रहा है ना, मतलब रूह अफ़ज़ा पी रहा है वो, तो उसमें तो आर्गुमेंट तो है ये कि, लेकिन ऑब्वियसली इस लेवल पे काम नहीं हो रहा कि कंप्लीट इंटायरली, जिस तरह मैंने अभी बात की कि मनी क्रिएशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो कुरान की 3 क्लियर कट आयतों के खिलाफ है कि आप कमोडिटी की
डिमिनिशिंग कर रहे हैं। व्हेन यू क्रिएट मनी यू आर डिमिनिशिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मनी, द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मनी। तो कौन समझाएगा, तो अभी इस पे काम नहीं हो रहा। लेकिन रिगार्डिंग सेकुलर इंस्टीट्यूट्स देयर इज नो गुड न्यूज, बिकॉज दे आर promoting and studying and researching the same old capitalist mindset। अगेन एक एक टॉपिक के तौर पे तो इस्लामिक फाइनेंस पढ़ लेते होंगे, लेकिन जो जेंट्री और जो हमारा यूथ निकल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से, चाहे वो आईबी हो, लम्स हो, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कराची में जो सिस्टर फरीदा जानती हैं, ये टॉप नॉच जो है ये इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर हमारे वही जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं और मॉनेटरी सिस्टम्स हैं, इन्हीं को अपहोल्ड करने वाले लोग जो है वो पास आउट हो रहे हैं। तो वहां से तो हमें उम्मीद नहीं लग रही। उनमें से कोई लड़के लड़की जो अगर वो कुरान से करीब हो जाए, कुरान के पास चली जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर उसको जो है वो इसका एक ईमान ताज़ा हो जाए, तब तो वो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब ये डॉक्टर हारिस साहब जो है ड्यूशे बैंक वाले, मतलब क्या है, वो एक प्रोमिनेंट थिंकर हैं, उनको समझ में आया कि ये चीज़ सही नहीं है तो वो उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह और भी पाकिस्तान में लोग हैं जो इस तरह प्राइवेटली काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन स्टेट लेवल पे या बिग कम्युनिटी लेवल पे आई एम सॉरी बहुत बुरे हालात हैं। Yeah. Yeah, definitely. I think awareness and making our kids, I mean, encouraging them to go into these fields with the goal of changing that system. ये इसमें हमें बिल्कुल। यहाँ पे भी कैंपेनिंग करनी और होगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि ना, वो जो कहते हैं ना कि पावर यानी पॉलिटिकल साइंस, यानी द फर्स्ट स्फेयर जो है इस्लाम का, जो यानी यानी जो इज्तमाही निज़ाम में, यानी कि जो पब्लिक अफेयर्स में जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो एरिया है वो है पॉलिटिक्स है, तो वो यहाँ पर एक्शन में आती है। तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकली अवेयर रहना या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना, एक इंडिविजुअल की मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो उसकी अपनी एक वैल्यू है। हम याद पढ़ लें, लिख लें, किताबें लिख लें, और लेकिन वही अगर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी कार्ल मार्क्स की एग्जाम्पल है ना, कार्ल मार्क्स देखिए, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल, अल्लाह का शुक्र है जहन में आ गई। कार्ल मार्क्स ने 1890s में जो है वो, आई थिंक तो 1890 में तो खैर मर गया था वो, शायद बुक उसने लिख दी थी 1850s में, उसने ये दास कैपिटल लिख दी थी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिख दिया था। इतना बड़ा थिंकर था, इतना बड़ा, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम कि उसने वाकई बहुत बहुत मेहनत की है। और उसने जो ये जो कैपिटलिज्म को अपनी आंखों से देखा उसने, जर्मनी में और यूके में, और तो उसकी तमाम जो इल इफेक्ट्स थे और मेल प्रैक्टिसेस थी और ग्रीड थी और होर्डिंग थी, और जो और भी जो है लस्ट ऑफ पावर एंड मनी जो कहते हैं, उसको उसने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और जबरदस्त किताब लिखी। लेकिन क्या हुआ, वो तो 1918 में बॉल्शेविक रेवोल्यूशन आया रशिया में, यानी किताब लिखी गई जर्मनी और यूके में, इनकलाब आया रशिया में, और जब रशिया में इनकलाब आया तो ये खुद जिंदा नहीं था। तो एक बात यही है कि किताबें तो लिखी बहुत कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि जिंदगी में कुछ नहीं हो सका, तो वो बात ठीक है। हम आज हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं, हमारे अलावा बहुत लोग बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बातों को कहीं कंपाइल किया जाए और कोई फिर हमारे बाद की नस्लें आए, वो नस्लें कोई इनकलाब लेकर आए पाकिस्तान में और यूके में और इंडिया में, तो वो एक अलग बात है, वो अलग बात। हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, जितनी हमारे से अवेलेबल है हम अपनी तरह स्ट्राइव करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह। पॉलिटिकली अवेयर रहना बहुत जरूरी है, और पॉलिटिक्स में उन लोगों को वोट दें, उन लोगों के पास जाएं जो ये आपकी बात समझते हो, जो बिल्कुल पीठ दिखा रहे हो, बिल्कुल यानी यू टर्न हो, उनको फिर वोट देने का क्या फायदा। वो बात ठीक है, और भी एस्पेक्ट्स होते हैं वोट देने के लिए, लेकिन हम जितना इन्फ्लुएंस करना चाहें कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, yeah, absolutely. And we have a question, Sister Rizwana ka. So she was asking you to comment on this statement about the BlackRock, returns to Pakistan. So iska, what is the impact, and is this a good thing for Pakistan? या इसका क्या relevance होगा? अच्छा, मुझे वैसे ये खबर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं है कि ब्लैक रॉक का पाकिस्तान से कोई राब्ता हो रहा है। आई विल स्टडी दैट। मगर हम जनरली तो एक बात कह सकते हैं ना कि ब्लैक रॉक क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड है ना, ये दुनिया के तमाम रिटायरमेंट, पेंशंस और वेल्थ मैनेजमेंट, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, बस जहां से पैसा मिल रहा है। इवन यानी ये जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, इनकी अपनी सैलरीज जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती हैं, क्योंकि ये इनके अंदर ये अल्लाह ताला ने तो नहीं कहूंगा, इनके अंदर ये एक ऐसा टैलेंट होता है
इवल इवल टैलेंट, कि इन्हें पता होता है कि पैसे हम कहाँ रखें, कहाँ से फौरन निकाल लें। तो इनको रियल इकोनॉमी, रियल ग्रोथ की इतनी फिक्र तो नहीं होती। इनको सही। ये फिक्र होती है कि मैं अपने क्लाइंट को जो है ना बेहतरीन रिटर्न्स दे दूं। तो उस चक्रों में ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसके हवाले से जिनका सवाल था उनसे मैं कहूंगा कि इसमें आप जो मुख्तलिफ माजी में जो करप्शन हुई हैं और जो स्कैंडल्स आए हैं वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मुझे एक दो बंदों के नाम याद जहन में आ रहे हैं कि उसने किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है सिर्फ अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए। तो आई आई डोंट थिंक सो कि अगर रॉक चाइल्ड और ब्लैक रॉक और इस टाइप के लोग अगर एसोसिएट हों पाकिस्तान से, कोई अच्छी खबर है। क्योंकि इन द एंड मामला है रिबा का, सूद का। तो वो इसमें जो है ना, बस बस ये है कि मैंने ये सुन लिया, थैंक यू। मैं इसको रिसर्च करता हूँ, तो कम से कम अपने पाकिस्तान के जो मेरी कम्युनिटीज हैं जहाँ मैं उठता बैठता हूँ उनको मैं इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को रोकना है इस हवाले से कि ये बिल्कुल इस तरफ ना जाए। Yeah, yeah, बिल्कुल। I mean, why are we supporting these? Again, our kids, I think we'll have to step up and open this छोटे ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करें, छोटे कम्युनिटी में ही क्रेडिट यूनियंस और छोटे छोटे यू नो जी जी। वेंचर, छोटे से जहाँ पे हम लोग अपने रिटायरमेंट्स के सारे पैसे हम जमा करें, एंड वी गेट प्रॉफिट फ्रॉम वॉट एवर यू इन्वेस्ट, हम्म। rather than गिविंग टू दिस पीपल। ठीक बात, हम बिल्कुल ठीक यहाँ बात। सपोर्ट कर रहे हैं ना इन ये सारों को, हमारे 401 केस हमारे। हमारे ही हैं बिल्कुल। एंड वी या फाइनेंशियल में आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप और इनका बड़ा रोल है। या सुबह इन मैं कंट्री। आपको हाँ। मैं आपको इंशाल्लाह एक लिंक भेजूंगा, ग्रुप पे भेजूंगा, अखुवत फाउंडेशन। ये शायद इसको प्राइज भी मिला है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं ये। और ये ग्रामीण बैंक है जो यूनुस हबीब, जो शायद वहाँ जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, यस। उनकी शायद ग्रामीण बैंक। लेकिन ग्रामीण बैंक में भी शायद, आई डोंट नो, मुझे अगर याद पड़ रहा है कि थोड़ा छोटा मोटा इंटरेस्ट था। अगर नहीं था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो था बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम, उसको उनको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन पाकिस्तान में जो खवूत फाउंडेशन है वो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। तो पाकिस्तान में ये चीजें जो कम्युनिटी कम्युनिटी लेवल पे या लोगों की हेल्प इस तरह से हो जाए कि वो कर्ज भी ले लें, कर्ज से हंसना ले लें, तो काम हो रहा है। लेकिन जो आपने बात की है वाकई ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन, इसमें अगर आपके पास ट्रस्ट वर्दी दोस्त हों, ट्रस्ट वर्दी जो है वो कम्युनिटी हो। प्रॉब्लम यही है सिस्टर फरहाना है, सिस्टर फरीदा, कि मतलब ट्रस्ट का फुकदान है ना, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट जो है इस वक्त। हम स्टोरी सुनते रहते हैं कि अभी मैं जब आ रहा था कहीं से, तो जो ड्राइवर था, मैं ऐसे टैक्सी पे आया तो ड्राइवर जो था वो बता रहा था कि मेरे बड़े भाई ने जो है ना मेरी जमीन जो है वो मुझे वापस नहीं की, और ये कि अरे एक बड़ा भाई के बारे में वो बात कर रहा था ड्राइवर। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे ट्रस्टवर्दी लोग दे। तो क्योंकि अक्सर जो घबराहट है और जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान में किसी शख्स पे करना, अपनी फैमिली में करना। तो लेकिन बुरे हालात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है और होना चाहिए। या आई थिंक एग्जैक्टली, आई थिंक वन बिल्कुल अपने सदीक अल अमीन से ही शुरू करना पड़ेगा हमें जर्नी, आई सही। थिंक, राइट देयर। एंड देन ऑफ कोर्स कर्बिंग आवर ग्रीड। ये तीन बिल्कुल स्टेप बिल्कुल। आर द बेसिक reasons. And yeah, I think within communities we'll have to start building small groups and trust groups, and banda community में ही होगा तो हम्म। his family is known, he can't go anywhere, otherwise it repercussions, I mean we'll have to start somewhere. um Subhanallah. आप ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने साल के हिसाब से जक़ात भी आपको पता होती है मुझे देनी है। और हमें से कई लोग ऐसे होंगे कि जो अपने कुछ चैरिटी के पैसे रखते हैं कि यार इतने इतने 1000 रुपीज जो हैं मैं चैरिटी भी दूंगा। अच्छा, अब उसमें अगर आपके लाइक माइंडेड दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहन हैं, भाई हैं, अगर वो सब मिलके वो पैसे जमा कर ले पहले तो, अगर फॉर एग्जाम्पल वो 20 लाख बन गए या 10 लाख बन गए, रुपीज की बात करो। अब यहाँ पर ये हो सकता है, खैर चैरिटी में तो इनकम अर्न अर्न नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ तो कर्ज हंसना की बात कर सकते हैं आप, कि हम अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल टारगेटेड लोगों को जो हम जानते हैं कि अशरफ भाई, कमाल भाई, फलां ड्राइवर, असलम बावर्ची, इनको हम जाते हैं इनके पास, क्योंकि हमें ये चैरिटी में पैसे देने ही थे और हम इतने अरसे से दे ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ दे रहे हैं कहाँ दे रहे हैं। हम चूंकि कम्युनिटी को बिल्ड करना चाह रहे हैं, हम जाते हैं उनके पास, हम कहते हैं कि भाई अशरफ, आप अपना किचन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, हमें आपसे नहीं चाहिए कोई प्रॉफिट, क्योंकि हमें पता है नियत हमारे दिल में वो चैरिटी के पैसे थे। तो ये एक काम ये हो सकता है। और प्लस अगर आपने प्रॉफिट कमाना है, जो कि नाजायज बात नहीं है, अच्छी बात है,
अब मैं चैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास घर में पैसे पड़े हुए इन्वेस्टमेंट है और आप जानते हैं ये हमारा टैलेंटेड ड्राइवर है, टैलेंटेड जो है वो कुक है, टैलेंटेड जो है वो बर्गर मेकर है, तो आप बोलें कि यार मैं आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर वेंचर, तो ये है चांसेस है उस बिल्कुल। Yeah. इसमें इसमें अगर चार चार दोस्त हैं तो एक दोस्त जो है फिर वो दुकान पे बैठा रहे, यानी वो जो असलम बावर्ची हैं उनके साथ ही बैठा रहे, ताकि वो, फिर भी अगेन वही मसला हो जाता है कि हम फिर अपने अपने जॉबों में लग गए, अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो जो असलम भाई हैं वो बहुत जबरदस्त, वो ईमानदारी के साथ वो हमारे पैसों को इन्वेस्टमेंट करके जो वो चावल बेच रहे हैं, बिरयानी बेच रहे हैं, तो उसमें हमें बिल्कुल सही प्रॉफिट देंगे। वो ऐसा ऐसा फिर बहुत ही कम होता है। वो फिर हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी एजेड हो गए हैं, तो फिर वो है कि वहां पे बंदा बैठा रहे और Monitoring. मॉनिटर भी करता रहे। और यही बात मैं कह रहा हूँ, बैंक्स अगर मुशारका पे जाएंगे ना, जब बैंक्स मुशारका या मुदारबा पे जाएंगे तो बैंक्स आराम से ही काम कर सकते हैं। Right. उनके पास ऑलरेडी वर्क फोर्स है। वर्क फोर्स को भेजते हैं ये सूद पे पैसा पकड़ने के लिए, उस वक्त भेजेंगे बुक्स देखने के लिए, बल्कि वहां पर बैठे ही रहेगा। भाई एक बंदा है, आपने एक अच्छा सा लड़का हायर किया बैंक्स ने, बैंक वालों ने, बीकॉम है, एमकॉम किया हुआ है, कॉमर्स में काम किया हुआ है, और कहिए कि आप जाइए सितारा टेक्सटाइल मिल जाइए, उनको हमने 15 करोड़ रुपए का जो है मुशारका किया हुआ है, यू बिकम द representative ऑफ द बैंक एंड द पीपल हु हैव डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक। आप जाइए वहां पर बोर्ड ऑफ गवर्नर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठिए। होता है ना, अगर अगर मैं भी किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं 2 करोड़ रुपए चैरिटी कर दूं, तो मुझको वो अपने गवर्निंग बोर्ड में डाल देंगे, तो मैं वहां बैठ के मॉनिटर करता रहूंगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसी तरह जब बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी उसमें, तो वो अपना नुमाइंदा वहां बैठा है। तो एक तरह से मतलब बैंक्स भी काम कर सकते हैं। आपकी कम्युनिटी की जो नीयरेस्ट ब्रांच है, इट कैन सर्व एज अ कम्युनिटी बैंक। और कम्युनिटी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन, बहुत बढ़ रहा है, कॉमन कह रहा हूँ, बढ़ रहा है। और रिचर्ड बर्नर, जिनकी मैंने रास्ते में शक्ल की तस्वीर दिखाई थी आपको, वो बड़े कम्युनिटी बैंक्स के बड़े हामी हैं। वो उनकी आप वीडियोस देखिएगा, यू कैन सर्च रिचर्ड बर्नर, प्रोफेसर रिचर्ड बर्नर। तो वो कह रहे हैं कि छोटे बैंक बनाए जाएं। वो ही इज अगेंस्ट लार्ज बैंक्स, ही इज अगेंस्ट बिग एमएनसी मल्टीनेशनल बैंक्स, ही Yes. इज। लेकिन अगेन चूंकि वो सूद पे काम करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं इनको यहाँ मैं बोलता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं लेकिन सूद से बाहर नहीं निकल पा रहे। Hmm. वो उनके वो दिमाग में आता ही नहीं है कि सूद के बगैर दुनिया कैसे चलेगी। तो ये भी एक अफसोस की बात है, कर्ज की बात है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है। अच्छा, यहीं पे वो जो तौहीद है, तौहीद का तो कॉन्सेप्ट है कि हम सब ने मर जाना है, हम सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है, तो यहीं पर जो है वो बड़ा स्ट्रांगली कनेक्ट होता है कि मुसलमान जो है उसको कोई शौक नहीं है सूद कमाने का, चाहे वो बात रैशनल हो या इरेशनल हो। खैर, अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रैशनैलिटी की बात करते हैं कि रैशनैलिटी में भी सूद जो है वो बिल्कुल हमें नजर आता है कि ये एक्सप्लॉयटेटिव। लेकिन चलें, किसी को समझ में अगर नहीं भी आ रहा, तो फिर हमारे जो अकीदा आखरत है कि हमें जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया और अल्लाह ने कह दिया हमने वो करना है, तो वो तभी कहते हैं कि वो बड़ा ही इंटरकनेक्टेड है फेथ। Bilkul. Absolutely. Yeah. Yeah. Inshallah, inshallah, I think, yeah, community banking, yes, it's coming. I think, and our kids, I think, that's our kids, youth, उनको इंशाल्लाह। ये तरफ भेजें हम, financial, fixing the financial system and making it Islamic compliant. इसमें, I think our youth is a lot of opportunity for not only earning a halal income and, but also to बिल्कुल। change the system. So we have to push our youth into this field as well. Inshallah. All right. इंशाल्लाह। Yeah. If any other, Inshallah, yeah. in All coming right. days, I will try my best to make a good presentation on who should create money. Yeah. Yeah. दुआ की दरख्वास्त भी है इंशाल्लाह। कोई आसान नहीं होता Yeah. थॉट्स को जमा करना, और तो ये एक चैलेंजिंग थोड़ा सा काम है इसके लिए। Yeah. अ, Inshallah. इंशाल्लाह वो जो आगे Yeah. बढ़ रहे हैं, हम बहुत टफ टॉपिक्स पे जा रहे हैं, क्योंकि हम I- Super. मेरी भी एक लिमिटेशंस हैं। मैं भी, Yeah. जाहिर बात है कि जिन Yeah. चीज़ों में मैं स्ट्रांग था वो मैंने अब बयान कर दिया। अब मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ और रिसर्च करता हूँ, तो अल्लाह ताला की दरख्वास्त दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जो है हिम्मत दे। और Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala again guide you and inspire you towards these solutions. And inshallah, we might see a book from you which might, go on to, guide इंशाल्लाह। youth, again, and along with who should create money, how should, उसकी parameters क्या हो, how should this money be created? इस पे भी, I mean, हाँ, उसकी पैरामीटर्स क्या, बिल्कुल सही बात है। how should वो we किस create? रैश ने, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। किस assets पे, किस commodities पे, for base. I mean, that's a question which boggles me as well. I think इस पे भी आप, you हाँ investing, हाँ, so बिल्कुल इस बिल्कुल। पे ये टॉपिक पे भी आप सोचें as you work on कुछ this. लोग कहते हैं, जमीन, हम्म. पाकिस्तान की जमीनें जो हैं, वो जमीन को आप ऐसा एसेट बनाएं
और मनी क्रिएट करें। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, तो जो जो जीडीपी ग्रोथ अगर वाकई रियल जीडीपी है, यानी वो रियल प्रोडक्टिविटी है, तो आप सिस्टम में ग्लिसरीन या क्या कहते हैं इसको, एक स्टिमुलस के तौर पे आप, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे ना तो मनी क्रिएशन को ये भी लोग कहते हैं कि ये स्टिमुलस वो है, सॉरी ग्रीस है, ग्रीस इन द इकोनॉमी है। तो हम्म, ठीक है, वो ग्रीसिंग का भी एक लिमिट, ग्रीसिंग की भी लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल इतनी ग्रीसिंग ना कर दें कि वो लोगों के डिवैल्यू हो जाए। सही। तो ये बात है, तो यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो जिसकी भी पैरामीटर्स क्या है और क्या उसमें ऑन विच बेसिस, ऑन विच रैशनल जो है वो मनी क्रिएट और कितनी की जाए और कब की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, आई मीन या, और इसकी प्रेसिडेंस है इस्लाम में ये मनी क्रिएशन की? ये अलबत्ता नहीं है, बिल्कुल मुझे नहीं तो है। बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं है। और हम्म, ये कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और इस्लाम और उलमा कराम इस पर खामोश हैं, ये अपनी जगह एक वो है, ये हम्म, अपनी जगह एक टॉपिक टू स्टडी है। और उलमा कराम के साथ देखिए, उलमा कराम भी, मसला ये है स्टेफाना कि अगर इसको आपने हराम करार दे दिया तो हम कहाँ जाएंगे, मतलब। नहीं, ये नहीं कह मुश्किल। रहा हूँ कि हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम कुछ कर नहीं सकते तो इसलिए हराम नहीं, अभी उलमा कराम इस पर खामोश है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस पर वो लिखा हुआ था कि चूंकि हमारी मनी पेग है डॉलर से, चले डॉलर एक जमाने में पैक था गोल्ड से, अब नहीं है, लेकिन राइट, हमारी जो मनी है वो डॉलर से पैक तो है एटलीस्ट। राइट। अच्छा, वो तो हो गया, लेकिन स्टिल 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 ये बात समझ में नहीं आती कि आप कौन से कुरान के कानून से, कौन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए आप ये आपने अपने अपने आप को अलाउंस दे दी है कि हम हम्म, मनी क्रिएट करेंगे। ये इसके पास मेरे पास जवाब नहीं है। बस ये है, ये समझ में आ रहा है मुझे, इतना तो आता है कि अगर इसको बहुत ही प्रूडेंटली, अच्छी तरीके से खर्च किया, अगर इसको इस्तेमाल, इस पावर को इस्तेमाल किया जाए, तो वाकईतन बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अगर हम ये चीज खत्म कर देंगे ना, पहले तो मैं शायद 6 महीने पहले कि मनी क्रिएशन को खत्म करो खत्म करो, लेकिन जहां जहां मैं, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। क्योंकि देखिए मनी, यानी यानी लोन, लोन जो है ना कोई तो दे, कोई ना कोई तो दे। अच्छा, राइट, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में 15 करोड़ रुपए हैं टोटल, अब इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो 15 करोड़ कम पड़ रहे हैं, यानी क्योंकि देखें, सोना तो आप माइन कर लेंगे ना, सोना तो आप जाएंगे माइन करेंगे, और सोना अगर माइन नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करेंगे, सोचिए, खुद सोचिए आप। तो इसका मतलब है अगर हम बहुत डीप जाएं तो उलमा कराम, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने तमाम उलमा कराम को पढ़ लिया, हो सकता है उलमा कराम के पास भी सोल्यूशन हो उसका। लेकिन एक बात आपके खुद कॉमन सेंस में आप सोचिए कि अगर सोना निकलना बंद हो जाए, एक फर्ज कर लें, सोना निकलना बंद हो जाए, जो कि ठीक है, अल्लाह ताला नहीं कराएंगे, कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसको तस्करा किया है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम ही कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सोना निकलना बंद हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इसका दीनार का वर्ड यूज किया है, तो हमारा ये ईमान है कि सोना खत्म नहीं होगा। लेकिन एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि सोना खत्म हो जाए, तो आपने आपने अपना वो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर दुनिया में तमाम मिनरल्स खत्म हो जाए, सोना भी चांदी भी, तो आपको कोई बेसिस बतानी पड़ेगी कि अगर मैं एक जुमला जुमला बोलने वाला हूँ एक, कि मेरे मेरे 15 बेटे हैं, वो इतना कमाते हैं, तो उसकी बेस पे जो कमा रहे हैं, तो मैं ये एक नोट जनरेट कर रहा हूँ कि मेरा बेटा आपको दे देगा। यानी देखिए, एक आइडिया बन रहा है, यानी वो जो मैन्युफैक्चरिंग, तभी देखिए, तभी जीडीपी की ग्रोथ पर आप पैसों को बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इससे क्या होगा, अगर आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे ना, तो आपकी मनी की पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आई आई डोंट नो, मॉनेटरी थ्योरी में ये पॉसिबल, ये वो पसंद ही नहीं करते कि अब पहले मैं 1 रुपए में, 1 रुपए में पेप्सी कोई चीज ले रहा था मैं, अब मैं उसी में अब 2 ले रहा हूँ, उसी में 3 ले रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर क्या होगा कि वो रुपया जिसके पास है वो उसी के पास है, सही बात। वो और लोगों के पास नहीं जा रहा। तो आपने कुछ मनी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाए, ताकि वो, मैंने जो कोल्ड ड्रिंक का नाम जो लिया, वो कोल्ड ड्रिंक कम से कम 1 रुपए में बिकती रहे। यानी अगर मनी की पावर बढ़ रही है, और तो वो अब हम उसी रुपए से अब 2 खरीद रहे हैं, हम चाहते हैं कि 2 ना खरीदें, एक ही खरीदें, तो हमें वो 1 रुपया किसी को देना पड़ेगा, किसी किसी तरीके से, लोन के जरिए या चैरिटी के जरिए या इंटरेस्ट फ्री मनी क्रिएशन के जरिए। इसको मैं आपको एक और समझाऊं, एक और तरीके से, जब फुटबॉल का मैच होता है, तो आप टिकट पहले जनरेट करते हैं, टिकट पहले बना देते हैं, और टिकट, हालांकि मैच मैच हुआ नहीं है अभी, लेकिन सही। आपने टिकट जनरेट कर दिया है। तो ये कुछ इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ये रुपए जो है, रुपए कैश जो है, ये हुकूमत अगर देखिए, हुकूमत जो है वो अगर शरिया बेस्ड है, अच्छी है, तो वो अगर प्रूडेंट है, आवाम के लिए खुलूस वाली है, ऑनेस्ट है, तो ये ऐसा ही है कि जैसे फुटबॉल का मैच होने वाला है और मैं टिकट जनरेट कर रहा हूँ,
तो मुझे अब लग रहा है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी ग्रो होने वाली है, तो मैं रुपया जनरेट कर रहा हूँ। ये इसको इस कनोटेशन से अगर आप नोट करें कि अभी मैच नहीं हुआ है, अभी तो ना मैच हुआ ना प्रोडक्ट ना वो हुआ, लेकिन मैंने टिकट पहले बना दिए। इसी तरह मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है 5% से, तो मैं टोटल मनी बेस का 5% न्यू मनी क्रिएट करके अपने पास रखूं। पहले तो ये नहीं दे दूं अपने भाई को, दे दूं अपने भतीजे को, दे दूं। पहले तो ये अल्लाह की अमानत है। ये मैंने 5 करोड़ रुपए रख लिए कि मुझे पता है कि, और फिर मैं इस 5 करोड़ को कर्ज हसना की सूरत में, टारगेटेड चैरिटी की सूरत में, अ, या फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड में, यानी नए स्कूल्स बनाने में, नए प्रोजेक्ट्स बनाने में, डैम बनाने में खर्च कर सकता हूँ। तो इसलिए उलमा कराम भी खामोश हैं, और मुझे और पढ़ना पड़ेगा इसके लिए कि उलमा कराम ने कोई कमेंट्स किए हैं नहीं किए हैं। जो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी है उसमें तो उलमा कराम कह रहे हैं कि ये हम इसको मानते हैं कि ये रियल मनी है, और अब इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे डॉलर था, डॉलर के पीछे सोना था, अब सोना नहीं है। तो उलमा कराम इस पर ज्यादातर आगे बढ़ जाने बयान करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि आजकल समने लफ्ज है, समने हकीकी यानी मॉनेटरी, रियल मॉनेट वगैरह, रियल मनी अब ये रुपया ही हो गया है। हम्म, कि तो ये उलमा कराम, सोल्यूशन नहीं आएगा तो उनके लिए भी बेहतर यही है कि वो इसी को समझाएं, आगे बढ़ाएं। वरना अगर आज हम कहते हैं कि रुपया खत्म कर दें तो हम खुद ही फंस जाएंगे बुरी तरह, या बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। क्या करेंगे हम? इट हैज बी ट्रांजिशन, या बिल्कुल। हाँ और हाँ, इस पे आप क्रिप्टो भी टच करेंगे? विल यू बी टचिंग क्रिप्टो इन दिस? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे मेरा वीकेस्ट पॉइंट, हालांकि मैं आईटी का है, आईटी का आदमी हूँ, लेकिन मेरा क्रिप्टो का जो है नॉलेज थोड़ा सा। लेकिन इंशाल्लाह, ऑब्वियसली वो आईटी सेक्टर में हूँ तो मुझे तो पढ़ना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी जरूर जरूर। because crypto is also kind of taking replacement of money, na? So that is that an alternative, and is that a reasonable alternative? Yeah, is पे भी इंशाल्लाह there's yeah इंशाल्लाह इंशाल्लाह। to क्योंकि be देखिए, सेंट्रल सेंट्रल बैंक की डिजिटल मनी भी आ रही है ना, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो वो भी तो एक तरह से डिजिटल है, लेकिन क्रिप्टो इज डिफरेंट बॉल गेम। वो तो बिल्कुल ही यानी गवर्नमेंट सेक्टर से अलग हो गई है। लेकिन अलग है। अब आप नोट कीजिए कि ट्रम्प ने भी इन्वेस्टमेंट कर ली है इसमें, और ट्रम्प ने पाकिस्तान के लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अब क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो रही है विद ट्रम्प, विद डोनाल्ड ट्रम्प। तो हम्म, अब वो जो एक था ना कि इंडिपेंडेंस, और वो भी क्रिप्टो में भी खत्म होती जा रही है। मतलब वो गवर्नमेंट्स खुद इन्वॉल्व हो रही है क्रिप्टो में। लेकिन ठीक है, मैं पढ़ रहा था कि क्रिप्टो के अंदर जो है वो एटलीस्ट ये है कि इन्फ्लेशन नहीं है। उसके अंदर आपको पता है कि एक नया बिटकॉइन क्रिएट होने में एक खास प्रोसेस है। ये तो वो प्रोसेस नहीं होगा तो वो नया बिटकॉइन क्रिएट नहीं होगा। तो वो जो है ना, हम्म, मनी क्रिएशन इज नॉट इन वही, बिटकॉइन। लेकिन लेकिन आपको वो याद है, FTX, घुंघराले बालों वाला वो आदमी, जमीका या पता नहीं कहाँ, ट्रिनिडाद टोबैगो में, किसी कैरेबियन जजायर पे। बस हम्म, आप एक काम कीजिएगा, हम्म, आप FTX स्कैंडल सर्च कर लीजिएगा। ओके। आप एफ ये बिटकॉइन था, ये भी सॉरी क्रिप्टो करेंसी था, क्रिप्टो भी अच्छा। जो कि फ्लॉप हो गया। उसने भी ओके। कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया कि हम्म, उसने भी वो शुरू कर दिया, मनी हम्म, क्रिएशन, यानी क्रिप्टो क्रिएशन ऐसे शुरू कर दी जाली। और ठीक। जब वो एक्सपोज हुआ तो वो पूरी कंपनी हो गई। मैं भी शायद उसका लिंक भेजता हूँ आपको। FTX एक क्रिप्टो करेंसी थी जो कि फ्लॉप वो हो गई, तबाह हो गई, और वो बंदा भाग रहा है और जेल जेल जाने वाला है। Yeah, inshallah. तो Inshallah. These are some topics which would definitely, I जी think, जी, love our audience also. And आप भी इस पे definitely research करें and हाँ इस पे इंशाल्लाह। inshallah. ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर brother वक़ार. जज़ाकल्लाह। We'll make a dua and أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا